हाँ, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, और उसमें भी कौन सी बुक, स्वतंत्र भारत में राजनीति, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है, उसका चैप्टर 4। और इस चैप्टर को कंप्लीट एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर को एक ही क्लास में कंप्लीट इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, भारत के विदेश संबंध, कि हमारे जो विदेशी जितनी भी हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, या फिर हमारे विदेशी जो रिलेशन है वो किस हिसाब के हैं, और इनको एक साथ जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। और बेसिकली अपन इसके बारे में क्या क्या जानेंगे कि भारत ने जो विदेशों के साथ में कौन सी नीति अपनाई, जो कि हालांकि मैंने थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ा था, विदेश नीति हमने कौन सी अपनाई है। हमने गुट निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट की मोमेंट वाली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना रखी है। गुट निरपेक्ष नीति हम अपनाते हैं, मतलब जब भारत जो है, जब विश्व जब जो दो मतलब कहते हैं ना शक्ति में बटा हुआ था, सुपर पावर के पास यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि एक तो अमेरिका मान लो और एक मान लो रशिया वाला पोर्शन, जिसको अपन सोवियत संघ बोल सकते हैं, सोवियत यूनियन बोल सकते हैं। लेकिन हमने दोनों के ही साथ में हमने कोई पार्टनरशिप या उसके साथ में नहीं मिले, और हमने एक सेपरेट नई गुट निरपेक्ष जो पॉलिसी है उसको, गुट निरपेक्ष जो नीति है उसको हमने अपनाया, वो सब जानेंगे। इसके अलावा हमारे भारत के चाइना के साथ में कैसे रिलेशन है, और चाइना से हमारे कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सारे डिस्प्यूट वगैरह सब पढ़ेंगे। फिर हम चाइना के बाद में हम पढ़ेंगे कि भारत के और पाकिस्तान के साथ में कैसे रिलेशन है, और पाकिस्तान से हमारी कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, वो भी अपन इस क्लास में जानेंगे। फिर हम बांग्लादेश के साथ में भी कैसे रिलेशन थे, या फिर बांग्लादेश से छोटी मोटी जो 71 वाली जो लड़ाई है उसके युद्ध के बारे में अपन जानेंगे। ये सब जानने के बाद में फिर हम जो हमारी परमाणु नीतियां हैं उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे, तो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में इन सब के बारे में अपन जानने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा कोई खास बड़ा चैप्टर नहीं है, इजीली समझा जा सकता है घंटे सवा घंटे के अंदर इजीली। तो बड़े ध्यान से कहते हैं कि पूरे पेशेंस के साथ में, और साथ के साथ चीज़ें उतारनी भी है, ठीक है। परफेक्ट नोट्स बिल्कुल तरीके से, और एक ही क्लास में सब कुछ एक ही जगह दिमाग को लगा के सब कुछ हाथों हाथ याद कर देना है। और जैसे कि आपको पता है कल आपका लाइव टेस्ट भी है इसका, तो ये परफेक्टली आपका रिवीजन भी उसके अंदर होने वाला है, ठीक है। बड़ा टेस्ट होगा, बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि चैप्टर का नाम है विदेशी संबंध, तो विदेशी संबंध का मतलब होता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस हिसाब की, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है। सबसे पहले शब्द जो विदेश नीति होता क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, सबसे पहली बात तो यहीं पर जिस जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो विदेश नीति क्या होती है ये आपको बताइए कि एक देश जो जैसे लाइक भारत, और भारत दूसरे देश के साथ में कैसी हमारी नीतियां हैं, उसके साथ हमारे कैसे संबंध है वो। और कोई भी देश जो स्वतंत्र आज की डेट में, वो बिना किसी से अच्छे रिलेशन में रह ही नहीं सकता। हर किसी ने किसी हाँ कुछ दुश्मन कंट्री भी होती है उसको छोड़ के, बाकी लगभग कंट्री के साथ में उसके रिलेशन होते ही, चाहे वो इकोनॉमिकली आर्थिक हो, चाहे वो किसी भी तरह के हो, बिजनेस आपस में करते ही हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन एग्जाम में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि विदेश नीति से आशय उस नीति से होता है जो एक देश द्वारा अन्य दूसरे देश के साथ में जो संबंध स्थापना हेतु अपनाई जाती है, ठीक है, ओके। और वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो संसार के अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि मैं तो अकेला रहूंगा, किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं रखूंगा, नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, नहीं रह सकता। उसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है किसी न किसी तरीके से। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उसी नीति को विदेश नीति कहते हैं। प्रॉपर शानदार आंसर। एंड इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय ए कंट्री टू एस्टेब्लिश रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इन प्रेजेंट डे सर्कमस्टांसेस नो कंट्री कैन एग्जिस्ट टू कंप्लीट आइसोलेशन। कोई भी कंट्री जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो अकेली नहीं रह सकती, उसका किसी न किसी अदर कंट्री के साथ रिलेशन छोटा मोटा तो है। It needs to depend on others to fulfill its economic, political and social needs। ये कोई भी ज़रूरत जो भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई सी भी हो, उसको पूरा करने के लिए उसको कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ में रखना ही पड़ता है। द पॉलिसीज ही uses to establish this relationship, that policy is called the foreign policy of that country। उस देश की वो विदेश नीति कहलाती है जो हम दूसरे कंट्री के साथ में जो संबंध रखते हैं। बहुत ईजी है ना, ओके। नेक्स्ट, अब भारत की जो विदेश नीति है, हम कौन सी विदेश नीति अपनाते हैं, तो हमारी जो नीति है वह गुट निरपेक्ष की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट, गुट निरपेक्ष की नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ये सीधी सीधी आपकी बुक में हेडिंग है। अब इससे क्या चीज़ बन सकती है, इससे दो तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो ये कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक तो ये जानेंगे, एक जानेंगे गुट निरपेक्षता के कारण भी जानेंगे कि हमने ये नीति क्यों अपनाई। भाई ये तो हैं
कि बाकी किसी कंट्री ने ज़्यादा नहीं अपने, अब हमने गुटनिरपेक्ष नीति क्यों अपनाई, क्यों नहीं हम यूएसएसआर के पास में, यूएसए के पास में क्यों नहीं जुड़े, उनकी बातें क्यों नहीं मानी, उनके पिघले जो पुच्छगु होते हैं उसकी छाएँ क्यों नहीं बनी, हम सेपरेट कंट्री क्यों बनी, ये सब कारण जानेंगे। ठीक है, हम उसकी छाया शेडो नहीं बनना चाहते थे, हम सेपरेट हमारी जीना चाहते थे एक तरीके से, वो सारी बातें जानेंगे क्या कारण थे। पहले हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो देखो कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में अपनी स्वतंत्र निर्णय लेने की नीति का पालन करेगा। मतलब ये स्वतंत्र कंट्री है तो अपनी इच्छा से डिसीजन लेगा कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों के संबंध में खुद निर्णय लेगा। अगर ये किसी यूएसएसआर या यूएसए के साथ में जुड़ जाता, सोवियत संघ के, अमेरिका के साथ में जुड़ जाता, तो फिर उनकी बात माननी पड़ती, जैसा वो कहते वैसा उसका पुच्छलगू बनना पड़ता, लेकिन नहीं। ठीक है, दूसरी बात, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया। भारत प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समर्थन या विरोध, या तो किसी का समर्थन करना, जो अच्छी बात होगी उसका हम समर्थन भी करेंगे, और जो गलत लगे उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, उसमें निहित गुण और दोष दोनों के लिए, दोनों के आधार पर करता है भारत। यानी अगर समर्थन करेगा इसका मतलब उसमें कुछ गुण होंगे, कुछ खूबियां होगी, अच्छी बातें होगी, और विरोध कब करेगा, जब उसमें कुछ दोष होंगे, उस आधार पर करता है। भारत ने नीति अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए अपनाई है। बिल्कुल हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने खूब राज किया है, तो पहले से हम गुलाम बन के इतने गुलामी की बेड़ी से बड़ी मुश्किल से निकले हैं, तो हमने हमारी भौगोलिक सब संस्कृति सब कुछ देखते हुए इसे गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया है। भारत की विभिन्न सरकारों ने, हाँ ये भी ऐसा नहीं कि एक ही सरकार, जो भी सरकारें आई है सब ने, भारत की विभिन्न सरकारों ने, जैसे कभी बीजेपी आई, कभी कांग्रेस आई, तो कभी बीजेपी आई, सब सरकारों ने विदेश नीति की गुटनिरपेक्ष नीति ही अपनाई है। ठीक है, यानी कि इंडिया इज ए नॉन अलाइनमेंट कंट्री एंड इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस इन इंटरनेशनल मैटर्स। ठीक है, इंडिया गेव प्राइम इंपॉर्टेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन इट्स फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, जब स्वतंत्र है उसके बाद हमने इस नीति को अपनाया है, बिल्कुल सही है। और इंडिया डिसाइड टू सपोर्ट और ओपोज, बिल्कुल हम सपोर्ट भी करते हैं अच्छी बात का, बुरी बात का ओपोज भी करते हैं, एनी इंटरनेशनल इशू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेरिट्स और डिमेरिट्स। ठीक है, सपोर्ट करेंगे अगर अच्छी बातें होगी तो, और डिमेरिट ओपोज करेंगे अगर डिमेरिट होगी तो। इंडिया हैज़ अडॉप्ट दिस पॉलिसी कंसिडरिंग द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही, इस वजह से हमने अपनाया। और वेरियस गवर्नमेंट्स और जो भी सरकारें आई फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन देयर फॉरेन पॉलिसी। जो भी भारत के अंदर सरकार आई, वेरियस गवर्नमेंट जो भी सरकारें आई, सब ने इस पॉलिसी को अपनाया। ये तो है, इसका महत्व है। ठीक है, क्या महत्व हो जाएगा, क्योंकि हम हमारा डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। ये सब हमारी यहाँ की जोग्राफिकली, भौगोलिक, सांस्कृतिक, कल्चरल और सामाजिक, सोशली, सब राजनीतिक, पॉलिटिकल, सबको ध्यान में रखते हुए हमने इसको अपनाया। ये तो इसके कारण हो गए। बात आती, सॉरी महत्व हो गए, ये तो क्या थे, ये महत्व थे भाई, इंपॉर्टेंस थे। बात करते हैं भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाने के कारण, रीजन्स की मैं अगर बात करूं, क्या कारण हो सकते हैं, तो देखो इसके 3-4 कारण हैं। पहला कि हमने यही क्यों अपनाई, इसलिए किसी भी गुट के साथ मिलने तथा उसका पिछलगू मतलब उसकी छाया, एक तरीके से वो कहे जैसा करो, हाँ में हाँ मिलाओ, पिछलगू से राष्ट्र की स्वतंत्रता कुछ हद तक अवश्य प्रभावित होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई बात ठीक ना हो लेकिन अपन को तब हाँ करनी पड़ेगी। अगर हम किसी गुट के एक साथ मिल गए, तो उस टाइम पर 2 गुट थे, उस गुट में किसी मिल गए हम, तो फिर तो हमारे को उसकी अकॉर्डिंग मानना पड़ेगा। तो अगर किसी गुट में अगर हाँ कर लेंगे तो अवश्य कभी ना कभी हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारे जो स्वतंत्रता है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। क्योंकि खूब सारी ऐसी बातें हो सकती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब करें क्या, उसके वो रह गए गुट में तो माननी पड़ेगी। यानी कि ज्वाइनिंग एनी ब्लॉक एंड बिकमिंग इट्स वासल स्टेट कॉम्प्रोमाइजेज द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री टू सम एक्सटेंट। कुछ तो हमें झेलना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स ऐसी होगी। दूसरा, भारत ने अपने को गुट संघर्ष में शामिल करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति की ओर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। हमने हमारे देश का विकास सोचा कि हमने किसी का पिछलगू नहीं बनना, हम खुद हमारे देश का विकास करेंगे, यहाँ पर ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी ला देंगे। इसलिए हमने, एक तो ये भी कारण था कि इसलिए हमने गुटनिरपेक्षी जो नीति है वो अपनाई। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट की। यानी कि इंडिया डिमांड टू इट्स इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन इट्स ऑन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट देन द मिडल इन ब्लॉक कॉन्फ्लिक्ट सिंस और प्रोग्रेस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये तो ऐसे ही है, इस चीज़ को तो आप देखेंगे नहीं, ये तो ऐसी कोई मिसप्रिंट है। ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे। तीसरा, भारत स्वयं एक महान देश है
तथा इसे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने हेतु किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। खुद महान है हम, हमारे किसी देश की बातें मानने के लिए या उसकी संस्कृति को अपनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया इन इटसेल्फ a great nation and it does not need the support of any external power to strengthen its position its region। ठीक है, 3 कारण हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। 2 बातें पढ़ ली। गुटनिरपेक्षता की नीति के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, और दूसरा था भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के कारण, क्या क्या रीजंस थे, ये 3-4 कारण है, 3 मेन कारण है, लिख दिए। और अब जो क्वेश्चन है वो है गुटनिरपेक्षता की नीति के कुछ सिद्धांत भी है, पूरी पीएचडी हो जाएगी नॉन अलाइनमेंट की। ठीक है, सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। कौन कौन सा प्रिंसिपल है? पहला, गुट निरपेक्ष राष्ट्र दोनों गुटों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र नीति अपनाते हैं, जैसा कि भारत, ना तो हम यूएसएसआर के पास गए, ना हम यूएसए के पास, ना तो अमेरिका के पास गए, ना सोवियत संघ के पास गए, बिल्कुल सेपरेट हमारी खुद की पॉलिसी है। और गुण दोषों के आधार पर दोनों गुटों का समर्थन या आलोचना भी करते हैं। ठीक है, हमें जो ठीक लगेगा उसका साथ देंगे, जो बुरा लगेगा उसकी आलोचना भी करेंगे। ठीक है, अगर गलत करोगे तो गलत कहेंगे, सही करोगे तो सही करेंगे, ये बात है। इसका ये मेन सिद्धांत है भाई। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि आप गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, अपना सेपरेट रहेंगे, किसी के पुछ लघु नहीं बनेंगे। यानी कि नॉन अलाइनमेंट नेशन कीप अवे फ्रॉम आइदर ब्लॉक एंड डिसाइड्स देयर इंडिपेंडेंट पॉलिसी and support or oppose the bloc on the basis of their merits and demerits on each issue। सेकंड सिद्धांत या प्रिंसिपल क्या है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र सभी राष्ट्रों से मैत्री संबंध रखता है, मतलब अच्छे संबंध, दोस्ताना संबंध रखता है, स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, तथा इन्हें तटस्थ का मतलब कि आप अपनी जगह रहना, तटस्थ रहने की कोई विधिवत औपचारिक घोषणा नहीं करनी पड़ती। हाँ, यानी कि देखो ऐसा है कि हम मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं और इन्हें तटस्थ रहने की कोई विधिवत और औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम किससे दोस्ती करेंगे, लेकिन उनको तटस्थ रहने के लिए यहाँ पर तटस्थ के 2 मीनिंग है। एक कि जो देश जैसा है स्वतंत्र रहें, किसी का गुलाम ना बने। लेकिन इस लाइन में तटस्थ का मतलब ये है कि भाई जैसे हम हर किसी से दोस्ताना या ऐसा फ्रेंडशिप वाला व्यवहार करते हैं, और उसके लिए मैं तटस्थ रहने की कोई विधिवत या औपचारिक घोषणा की जरूरत नहीं कि हम आपसे कब दोस्ती करें, नहीं, हम तो सबके साथ ठीक व्यवहार करेंगे क्योंकि हमारी तो पॉलिसी गुटनिरपेक्ष की है। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट नेशन ट्राई टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विथ ऑल नेशन एंड दे डू नॉट हैव टू फॉर्मली डिक्लेयर देयर न्यूट्रलिटी। इसकी कोई जरूरत उसको बिल्कुल भी नहीं पड़ती। 2 और तीसरा जो है प्रिंसिपल सिद्धांत वो ये है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र युद्धरत किसी युद्ध का मतलब जब युद्ध चल रहा हो, युद्धरत किसी पक्ष से सहानुभूति अवश्य रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे सैनिक सहायता के स्थान पर घायलों के लिए दवाइयाँ व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये होता है गुटनिरपेक्ष का, कि जैसे कोई आपको सहानुभूति के तौर पर, जैसे कोई 2 देश लड़ रहे हैं, एक थोड़ा सा कमज़ोर कंट्री है, एक थोड़े पावरफुल कंट्री है, और आपको सैनिकों पर दया आ गई, यार कितने मुश्किल से हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं, कमी पड़ गई और वो तो अधमरे हो गए, कर कुछ नहीं पा रहे क्योंकि किसी के पैर कट गया, किसी हाथ कट गया, अधमरे हो गए, लेकिन दवाई नहीं है, इस वजह से मर रहे हैं। तो सहानुभूति के तौर पे, सिंपैथी के तौर पे आप मेडिसिन उनको अवेलेबल करा सकते हो किसी भी देश को आप, लेकिन सैनिक नहीं भेज सकते। सैनिक भेजने का मतलब है अगर आपने मिलिट्री किसी देश के साथ भेज दी तो फिर आपने सपोर्ट कर दिया उसका, तो सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना रखी है। गुटनिरपेक्ष सिद्धांत ही नहीं है ये तो। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष सिद्धांत ये कहता है कि कोई 2 युद्धरत का मतलब जब कोई लड़ाई चल रही हो, युद्ध चल रहे हो, तो किसी भी देश का आप सहानुभूति के तौर पर पक्ष ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पर आप क्या दे सकते हो कि आप घायलों को दवाइयाँ और चिकित्सा सुविधाएं दे सकते हो, अपने डॉक्टरों की टीम भेज सकते हो, दवाइयाँ भेज सकते हो, वो पॉसिबल है। नॉन अलाइन्ड नेशंस कैन सर्टेनली हैव सिंपैथी फॉर ए वार्निंग कंट्री इन सच सर्कमस्टांसेस, दे कैन एक्सटेंड हेल्प इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स, मेडिकल सर्विसेज इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री एड, वो दे सकते हो आप। फिर चौथा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्र निष्पक्ष रहते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का पक्ष ले ले, निष्पक्ष, गलत को गलत, सही को सही। वे युद्धरत देशों को अपने क्षेत्र में युद्ध करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देते तथा न ही उन्हें किसी अन्य देश के साथ युद्ध करने हेतु सामरिक सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, ना तो ये कहेंगे कि तेरे में ज़्यादा दम है तो हमसे लड़, ना तो ये कहेंगे, और ना ये कहेंगे, ना ही कुछ सैनिक सहायता देंगे कि ठीक है तो उससे लड़ाई कर ले, हम आपको तेरे को सहायता देंगे। ध्यान रखना, किसी भी देश में युद्ध करने की सामरिक सुविधा का मतलब होता है मिलिट्री, कोई भी हम फौज वगैरह नहीं भेजेंगे। नॉन अलाइन्ड कंट्रीज रिमेन इम्पार्शियल, they do not allow warring nations to fight on their soil,
और नोर डू दे एक्सटेंड स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज टू ए कंट्री इन इट्स वॉर अगेंस्ट अनदर कंट्री, किसी के साथ में लड़ाई करने की अनुमति हम नहीं देते। और पांचवा है गुटनिरपेक्ष राष्ट्र किसी प्रकार की सैनिक संधि या गुप्त समझौता करके किसी भी गुटबंदी में शामिल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे कोई एग्रीमेंट कर लिया और उसके छाने चोरी छुपे उसकी हेल्प करें, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉन अलाइंग नेशन डू नॉट एंटर इनटू एनी काइंड्स ऑफ मिलिट्री अकॉर्ड और सीक्रेट एग्रीमेंट टू ज्वाइन एनी लाइंस और ब्लॉक, किसी के साथ हम नहीं मिलेगा। ये 5 मेन ध्यान रखना, 5 गुटनिरपेक्षता की नीति के सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा आएगा कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्षता की नीति के सिद्धांतों को लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सिद्धांत अच्छे से याद कर लेना। आगे अपन और पढ़ेंगे, अभी पंचशील समझौता, उसके भी 5 सिद्धांत है, जबरदस्त क्वेश्चन है, वो भी प्रिंट है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और वो पंचशील सिद्धांत जो हैं, जो पंचशील जो प्रिंसिपल हैं या फिर पंचशील के जो 5 सिद्धांत है, एग्रीमेंट है, एज इट इज आपको याद करना है। शब्द भी वही होने चाहिए क्योंकि वो फिक्स है, उसको बड़े अच्छे से अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं विदेश नीति से संबंधित नीति निदेशक तत्व। अपने एनसीईआरटी बुक में शानदार क्वेश्चन दे रखा है आर्टिकल 51 वाला, इसको भी देखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ाया था मैंने आपको क्लास 11th में। रिलेटेड टू फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति से संबंधित हमारे कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, सॉरी सिद्धांत है। तो देखो, भारत के संविधान में राजनीतिक के निदेशक सिद्धांतों में केवल राज्य की आंतरिक नीति से संबंधित, राज्य की आंतरिक इंटरनल पॉलिसी उससे संबंधित ही निर्देश नहीं दिए गए हैं, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, हमें अदर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कैसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, उसके बारे में भी कुछ गाइडेंस या फिर कुछ निर्देश दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए, ये इन्वर्टेड कॉमा बंद करना, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी सिद्धांतों के माध्यम से कहा गया है कि राज्य, वो 4-5 बातें पढ़ाऊंगा अभी आगे, ये ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि विदेश नीति से संबंधित नीति निर्देश तत्व भारत के संविधान के कौन सा आर्टिकल में? 51 में। किस हेडिंग से हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे, इस हेडिंग से लिखा हुआ है। क्या क्या बातें अभी पढ़ लेंगे अपन। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली ले डाउन गाइडलाइन फॉर द इंटरनल पॉलिसी ऑफ द स्टेट बट ऑल्सो फॉर इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, वहाँ पर भी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। कहाँ पर? आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स द फॉलोइंग डायरेक्टिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शेल एंडोर टू, कौन कौन से हैं वो देखो। ये 4 बातें एज इट इज रटनी है, समझते हुए एज इट इज छापनी है, शब्दों का इधर उधर नहीं होना चाहिए। संविधान में लिखी गई बातें है आर्टिकल 51 में। कौन सी? कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी वाई कर लेना यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, पहली बात तो ये। दूसरा, मेंटेन जस्ट हॉनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। 2, तीसरा, फोस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विथ वन अनदर, यानी कि संगठित लोगों से एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और चौथा लास्ट, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक बातचीत द्वारा, किसके द्वारा? बातचीत द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन का प्रयास देने की जो बातें हैं ये सब लिखी हुई है। चारों बातें समझ में आ गई क्या? चौथी तो स्टार्ट यहीं से कर देता हूँ। कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो, अपने भी कहते हैं ना घर का मामला यार घर में ही सुलझा लो, ठीक रहेगा, क्यों पुलिस कोर्ट कचहरी में जाते हो, दोनों तरफ ही मारे जाओगे भाई। वकील जब होंगे तो आपके वकील किया जाएगा, सामने वाली पार्टी का वकील होगा, दोनों के पैसा खाओगे, लंबा खिंच जाएगा मामला, बेफिजूल में टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। इससे बेटर है कि घर में बैठ के मामला अगर सलझ सकते सलटा लो। वही वाली चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक बातचीत के द्वारा निपटारा कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जहाँ तक हो, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं,
ये भी उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ तक वो शांति और सुरक्षा की बात करो, इंटरनेशनल सभी देशों आपस में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए। न्याय संगत भी होनी चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट, एक दूसरे रिस्पेक्ट करते भी होने चाहिए। ऐसा नहीं आप ज़्यादा पावरफुल हो तो उसके ऊपर थोप रहे हो, थोपना भी नहीं है। संगठित लोगों में एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर, हाँ बिल्कुल, जैसे कि यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ नियम कायदे हैं तो उनको सभी को फॉलो करना है, एक सभी संगठित तौर पे करना है, क्योंकि वो तो पूरे संसार में सबकी जगह सेम पॉलिसियाँ लगाते हैं, तो उन सबको अपन को फॉलो भी करते रहना चाहिए। उसका सम्मान करो, उसकी बाध्यताएं जो भी हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसको फॉलो में करना चाहिए। ये बात हो गई। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार हेडिंग लगानी है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार रिपीट है, सीबीएसई में भी, एनसीईआरटी में, राजस्थान बोर्ड में, जितने भी बोर्ड के एग्जाम्स हुए हैं, बहुत सारे यूपी बोर्ड हो चाहे, उन सब के अंदर जहाँ जहाँ एनसीईआरटी कोर्स है, इस क्वेश्चन को रिपीट बहुत बार पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति के निर्माण में नेहरू की भूमिका। ठीक है, हालांकि आपके कम दे रखा है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इस पर बनते हैं, उतना अपन को वो नहीं करना, जितना अपनी बुक में उतने चलेंगे। नेहरूज रोल इन द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बड़ा लिखने का तरीका देखो शानदार, इसी हिसाब से आपको लिखना है एज इट इज, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, लेकिन इससे कम भी नहीं लिखना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। जो हमारा राष्ट्रीय एजेंडा है कि हमारा देश के हिसाब से काम करेगा, कौन कौन सी पॉलिसियाँ पर चलेगा, क्या क्या नियम कायदे, वो उसे बोलते राष्ट्रीय एजेंडा, करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। 1946 से लेकर 64 तक, इधर 4 से इधर 6-4, याद रह जाएगा ना, तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन नेहरू जी ने किया था। नेहरू की विदेश नीति के सबसे 3 बड़े उद्देश्य थे भाई, 3 बड़े उद्देश्य। अलग से क्वेश्चन काट के पूछा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति में जो नेहरू जी का योगदान था, उसमें जो उनके 3 उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे। वो ये थे, पहला कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना है। हमने कितनी मेहनत की थी, जब हमारे देश को स्वतंत्रता और संप्रभुता में मिली है, उसको ऐसा का ऐसा बिल्कुल अक्षुण्ण बना के रखना है। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखनी है, मतलब भाईचारा, आपस में बड़े भाईचारे की तरह रहना है, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरा, आर्थिक विकास, ये तो मेन है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, वरना गरीबी अगर देश में आ जाएगी तो फिर कैसे पार पड़ेगी। तीनों के तीनों मेन सिद्धांत ध्यान रखना कि कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना है। ठीक है, अभी इंग्लिश में बोल दूंगा, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखनी है, आर्थिक विकास हमें करना है। 3 मेन सिद्धांत थे। ठीक है, और नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव रखी और अफ्रो एशियाई और भारत की स्वतंत्रता के बाद अन्य देशों के साथ में कूटनीतिक संबंधों को अपन देखा था ना कि नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे कंट्रीज में भी ये अपने कुछ विचार भी देते हैं, उनको सराह प्रशंसा भी की जाती है। तो कूटनीतिक रिलेशन इन्होंने भी, वो भी डिप्लोमेटिक जो जिनको अपन कहते हैं रिलेशन, वो भी इन्होंने मतलब एक दूसरे के साथ में बनाए। तो ये इनका योगदान था। इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए डेसिव रोल इन डिटरमाइनिंग द नेशनल एजेंडा। ठीक है, नेशनल एजेंडा मतलब राष्ट्रीय एजेंडा। ठीक है, और ही formulated and implemented India's foreign policy from 1946 to 1964. His foreign policy had 3 main objective. 3 main objective थे। पहला कौन सा था वो देखो कि प्रोटेक्टिंग इंडियाज हार्ड अर्नड सॉवरेनिटी, इसको बनाए रखना है। सेकंड है मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बिल्कुल आपस में एक दूसरे में अखंडता भाईचारा बना रहे। तीसरा, अचीविंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इसको भी अचीव करना है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है। 3 इसके मेन उद्देश्य थे। नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड फॉरगेट डिप्लोमेटिक रिलेशन विद न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रो एशियन नेशन। उनके जितने भी नए यूरोपीय देश आए थे, अफ्रो एशियाई जो देश आए थे, उनको नेहरू जी ने जो है मतलब अच्छे संबंध उनके साथ में रखे। जो जो स्वतंत्र देश होके आए, जो जो उन 2 गुटों में शामिल नहीं हो रहे थे, कौन कौन से में, यूएसएसआर और यूएसए में, और बिल्कुल जो गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो करने वाले देश थे, उन सब से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कूटनीतिक संबंध बनाए। मतलब हर तरह से जो हम उनकी मदद करते हैं वो हमारी मदद करेंगे। इस हिसाब से सारी इसलिए कहा जाता है कि हमारे जो विदेश नीति है उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हर किसी देश से बना के चलना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर के लेवल का शानदार तैयार हो गया है। और एक बढ़िया क्वेश्चन फिर एक और है जो आपकी बुक में हेडिंग है अफ्रो एशियाई एकता। ये हेडिंग एनसीईआरटी में अफ्रो एशियाई एकता जो है, इसका एक क्वेश्चन आ सकता है। देखो एनसीईआरटी में हेडिंग ये अफ्रो एशियन यूनिटी,
अब यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन बना है वो ये बना है और बन भी सकता है कि एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। अभी अपन ने कहा ना, यहाँ देखो यहाँ क्या पढ़ा, पीछे क्या पढ़ा अपन ने कि जो भी एफ्रो एशियाई देश आए थे उनसे हमने कूटनीतिक रिलेशन रखे, अभी बात भी करी थी अपन ने, बस उसी से नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एफ्रो एशियाई एकता। इसीलिए मैं जो बिल्कुल ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आज की क्लास पूरी एक ही क्लास में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो एफ्रो एशियाई एकता, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए कौन कौन से प्रयास है, उनको लिखिए। द एफर्ट्स मेड बाय द जवाहरलाल नेहरू टू प्रमोट एफ्रो एशियन यूनिटी। ठीक है, देखते हैं आंसर। पहली बात तो वही आ जाएगी कि एफ्रो एशियाई एकता के लिए बार्डुंग सम्मेलन, हालांकि बार्डुंग सम्मेलन के बारे में आपको पूरी पीएचडी करवा चुका पहले, अगर आपने मेरे सारे चैप्टर मेरे से पढ़े हैं तो। बार्डुंग सम्मेलन का महत्व निर्विवाद है, जो सम्मेलन होता है बिल्कुल निर्विवाद है। निर्विवाद का मतलब कोई वहाँ पर उंगली नहीं उठा सकता। नेहरू जी की बहुत बड़ी भूमिका उसके अंदर, मैंने कहा भी था। उसमें सम्मेलन कौन कौन सदस्य देश गए थे, उसमें अपना नेहरू जी भी गए थे। इस सम्मेलन को आयोजित कराने में भारत की भूमिका सर्वप्रमुख थी। एफ्रो एशियाई एकता सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया शहर बार्डुंग में, आपको पता ही वहाँ हुआ था, मैंने बता भी दिया, 1955 में हुआ था। इंडोनेशिया का शहर था बार्डुंग, इसलिए उसको बार्डुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द बार्डुंग कॉन्फ्रेंस इन अनडिस्प्यूटेड इन द मैटर ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी। India's role was vital in organizing this conference, which was held in Bandung city of Indonesia in 1955। ठीक है, आगे देखते हैं। सामान्यतः इसे बार्डुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 9 स्वतंत्र एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंध चरम सीमा पर थे। जो भी स्वतंत्र देश आए थे, चाहे वो अफ्रीकी देश हो चाहे वो एशियाई देश हो, भारत के उनके साथ में संबंध जबरदस्त थे, चरम सीमा पर थे, मतलब शानदार थे, सबसे एकदम दोस्ती अंदाज में थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में, आपको पता, पढ़ चुके इसके बारे में, वहां पर आयोजित किया गया था। इसके सह संस्थापक भी नेहरू ही थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि इन एफ्रो एशियाई देशों के साथ में जो संबंध थे उन सब में नेहरू जी का, सब जगह नेहरू जी का योगदान है। और ये सारी बातें आपका रिवाइज भी हो रही है क्योंकि पीछे अपन चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, तो इट वॉज द टाइम व्हेन इंडियाज रिलेशन विद द न्यूली इंडिपेंडेंट एफ्रो एशियन कंट्रीज वर एट देयर जेनिथ। The first non-aligned conference was held in Belgrade in September 1961, बिल्कुल सही है। और नेहरू was the co-founder of the non-aligned movement, उनके co-founder थे। सह संस्थापक देश, जो सह संस्थापक जो थे वो नेहरू जी थे, आपको पता ही। उन संस्थापक देशों में नेहरू जी का भी नाम है, मतलब हमारे भारत देश का भी नाम था। इसके आकार, स्थान और क्षमता, नेहरू ने विश्व मामलों में और विशेष रूप से एशियाई मामलों में भारत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इस युग में एशिया और अफ्रीका में भारत और 9 स्वतंत्र राज्यों के बीच संपर्कों की स्थापना को भी चिन्हित किया गया। द साइज, पोजीशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया प्लेड ए बिग पार्ट इन ग्लोबल अफेयर्स, स्पेशली एशियन अफेयर्स। एशिया के साथ में जितने भी एशियाई मामले थे उन सब में नेहरू जी का बड़ा योगदान है। जहां पर भी उन्होंने गलत लगा तो गलत बात कही, सही लगा तो सही बात कही। इसीलिए इन देशों से हमारे जो भी 9 स्वतंत्र कंट्री थी, न्यूली जो इंडिपेंडेंट कंट्री आए थे, उन सबसे हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ ये देख लिया, हाँ। एंड दिस वॉज नेहरूज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल ऑर्डर। इंडिया अंडर नेहरूज लीडरशिप गेव प्राइमेसी टू इट्स रिलेशंस विथ न्यूली बॉर्न एफ्रो एशियन कंट्रीज। इसीलिए इनके साथ में अच्छे संबंध थे हमारे। और फिर इसी में एक पॉइंट और ले लेते हैं। 1940 और 1950 के दशक के दौरान नेहरू एफ्रो एशियाई एकता के प्रबल समर्थक थे कि नहीं, बिल्कुल इनकी एकता होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। उनके पक्के दावेदार थे, समर्थक थे, सपोर्टर थे। उनके नेतृत्व में उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरोध की अलग को जगाया गया। मतलब ये है कि जो उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म है, और जो नस्लवाद है, ये जो कलर बेस्ड पे जो इनके भेदभाव किए जाते हैं कि ये काला गोरा, ये सब इनके विरोध में अलग जगाया था। और इन 2 समस्याओं को, भाई आपको पता, अफ्रीका कंट्री में ये काले गोरों का भेदभाव बहुत ज़्यादा चलता था। ठीक है, नस्लवाद बहुत ज़्यादा था। और एक ये उपनिवेशवाद का मतलब क्या है कि अंग्रेजों का अलग अलग यूरोपियन का उनके ऊपर वो जो है कॉलोनी होना, मतलब कि गुलाम बना लेना उनको, वो होता है उपनिवेशवाद। अपने उपनिवेश बना, जैसे भारत के अंदर जब अंग्रेज आए थे तो भारत उनका क्या हो गया, उपनिवेश हो गया, मतलब उनका अब हम गुलाम हो गए क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पर राज कर लिया, वो चीज़ है। तो इन 2 कौन कौन से, उपनिवेशवाद और नस्लवाद, यानी कि अपन इसको कह सकते हैं कि जो 2 मेन इसके अंदर हुए वो कॉलोनिज्म और इम्पेरियलिज्म। ये जो 2 हैं समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स है, वो अफ्रीकी और एशियाई देश इससे पीड़ित थे। ये हमारे एशिया महाद्वीप में भी ऐसे खूब सारे देश हैं
जो इससे पीड़ित थे, और अफ्रीका के तो है ही, गांधी जी भी आपको पता ही है वहीं पर आंदोलन किया था। तो इन नेल्सन मंडेला का, जिसमें बहुत बड़ा योगदान अपने पहले पढ़ा था, तो इन्हीं विचार बिंदुओं पर एफ्रो एशियाई एकता की जो आधारशिला वो रखी गई। ठीक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए कि ये सब जितना भी नस्लवाद है या फिर जो उपनिवेशवाद है, जो कॉलोनिज्म है और जो ये इंपीरियलिज्म है, इनको बिल्कुल ख़त्म करना है हमें। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही एफ्रो एशियाई एकता और ज़्यादा मजबूत हुई थी। ये सब बातें, कितने पॉइंट हो गए इसके, अपने इसके एफ्रो एशियाई एकता का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको लिया। 1 पॉइंट आप इसको कह सकते हो, 2, 3, 4 पॉइंट इसके अंदर ज़बरदस्त तरीके से आपको लिखना बन गए परफेक्टली। एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का इसमें आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भारत और चीन के रिलेशन देखते हैं अपने। एक बार शुरुआत करते हैं। पहले आपको पता ही है कि चाइना से हमारी कब थोड़ी अनबन हुई थी। वो हुई थी कि हमने तिब्बतियों, भारत और चाइना के बीच में पड़ता है तिब्बत, ठीक है, और एक तरीके से डायरेक्ट चाइना से बॉर्डर ना लग के तिब्बत बिल का बीच में आ जाता था हमारे बीच में, जब चाइना का वहाँ पर अधिकार नहीं था। और बहुत सही था, इसलिए तिब्बतवासियों से हमारे थोड़े अच्छे सांस्कृतिक कल्चरल रिलेशन रहे हैं। तो तिब्बत के अंदर जैसे ही उसने 1950 के अंदर जो चाइना ने उसके ऊपर अधिकार किया है ना, ज़बरदस्ती उसको मतलब हड़प लिया, तो फिर जो दलाई लामा अपने समर्थकों लेके वहाँ से तिब्बती शरणार्थी के तौर पे इंडिया में आए थे, तो हमने उनको रख लिया, क्योंकि हम तो वैसे ही कहते हैं अतिथि, हमारे वो वाली चीज़, अतिथि का स्वागत हमारे यहाँ किया जाता है, उनको हमने मना भी नहीं किया। तो चाइना इस चीज़ से चिढ़ गया था, और चाइना ने यह कहा कि हमारे इंटरनल मामलों के अंदर, जो हमारे आंतरिक हैं, उसमें जो भारत है वो कुछ कहते हैं ना कि इंटरफेयर कर रहा है। हालांकि इंटरफेयर करेगा ही, क्योंकि वो तिब्बत एक अलग सेपरेट कंट्री है, वो अपनी संस्कृति है, उसके अपने कुछ व्यवस्था, अपनी छोटी कंट्री होने की वजह से ऐसा थोड़ी ना कि तो हड़प लेगा उसको। तो वो अपना काम कर रहा था, तो भारत ने उसका थोड़ा अपोज किया, विरोध भी किया बीच में, हालांकि पहले नहीं बोला, बाद में थोड़ा सा अपोज किया था। तो फिर चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया 1962 के अंदर, 1962 में, और काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ था। उसमें भारत की काफ़ी बड़ी हार हुई थी, क्योंकि हमारे इतने मिलिट्री पावर भी इतनी मजबूत नहीं थी, काफ़ी फैसिलिटी भी नहीं थी, और वो सब बातें अपन देखेंगे क्या मामला है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 1947 जब हम आज़ाद हुए, वहाँ से लेकर 1962 तक ले रहे हैं। पर 62 में तो युद्ध हो गया था, लेकिन 62 से पहले का मामला देखते हैं कि वहाँ तक चाइना से हमारे कैसे संबंध थे, तब सीरीज कड़ी से कड़ी समझ में आएगी। पहले हम देखते हैं 1947-1962 का मामला, फिर 62 में जब युद्ध हुआ उसके बाद का मामला। ठीक है, तो पहले ये देखना 1947 से 1962 तक भारत चीन के संबंध कैसे थे। इंडिया चाइना रिलेशंस फ्रॉम 1947 टू 1962। देखो कि 1947 में भारत चीन के संबंधों की शुरुआत मित्रतापूर्ण हुई थी। जैसे ही हम आज़ाद हुए, हमने चाइना के साथ अच्छे संबंध बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में हमने शुरू किए। 1949 में चाइना में हुई थी चीनी क्रांति हुई थी, और इस क्रांति के बाद में चीन की जो साम्यवादी सरकार थी, और कौन सी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी सरकार को मान्यता देने वाले पहला देश जो था वो भारत ही था, कि बिल्कुल इस सरकार को मान्यता देनी चाहिए और हम आपका सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर चीनी क्रांति हुई थी, और वो क्रांति की थी साम्यवादी गवर्नमेंट ने, और हमने उसका पहला सपोर्ट करने वाला पहला कंट्री भारत बना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत और चाइना के संबंध कितने अच्छे थे। ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशन स्टार्टेड इन फ्रेंडली एटमॉस्फेयर 1947। द चाइनीज रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1949। इंडिया वॉज ऑल्सो अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चाइना आफ्टर द रिवोल्यूशन। ठीक बात है। नंबर 2, उस टाइम पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू चीन के प्रति अत्यंत संवेदनापूर्ण भाव रखते थे, मतलब बहुत कहते हैं ना कि बहुत अच्छा, वो मान लो, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी सरकार को मान्यता दिलाने में सहायता की थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीनी सरकार को मान्यता दिलाने में नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े सपोर्ट करते थे। इट मीन्स भारत पूरा का पूरा चाइना को हर तरह से सपोर्ट करता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अब आगे क्या हुआ, कड़ी से कड़ी ध्यान देना ना। Then Indian Prime Minister Nehru had a very sensitive attitude towards China. He helped in getting the recognition of the Chinese government on the international stage. ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या हुआ, भारत तथा चीन के संबंधों में 1950 के बाद तनाव आने लगा। 1950 तक ठीक है मामला, 1947 में आज़ाद हुए, अच्छे रिलेशन थे। 1949 में हमने उनकी सरकार का समर्थन भी किया, नेहरू जी ने सपोर्ट किया, अच्छे संबंध थे। 1950 में क्या हुआ कि हमारे उसके बीच में तनाव की स्थिति आ गई। तो ये हुआ कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मामला वहीं से शुरू हो जाता है। चीन ने तिब्बत पे हमला किया और कब्जा भी कर लिया। चीन के द्वारा तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरों से भारत बेचैन होने लगा। अब
जो चीन के लोग थे उन्होंने, तिब्बत के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति खत्म हो रही, संस्कृति खत्म होगी। हर देश की अपनी एक अलग संस्कृति है, तभी उसका विभाजन हुआ। जैसे भारत से पाकिस्तान अलग क्यों हुआ, वो हुआ धर्म के बेस पे, ठीक है। तो उनके धर्म, उस धर्म को मानने वाले लोगों की अलग विशेषता थी, ठीक है, अलग संस्कृति है, अलग व्यवहार है, अपने अपने हिसाब से वो चलते हैं। तो अब तिब्बत के लोगों ने कहा कि नहीं, आप ऐसे ज़बरदस्ती तरीके से हमारी संस्कृति और कल्चर को ख़त्म नहीं कर सकते, और ये हमारा सेपरेट नेशन है। तो कुचलने की खबर जब आई तो भारत इससे बेचैन होने लगा, क्योंकि भारत और उसके बीच में जो एक आता है वो तिब्बती है। तो हमने सोचा इस हिसाब से तो कल कोई हमारे ऊपर भी कुछ कर सकता है, ठीक है, हम बेचैन होने लगे। और 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता थे दलाई लामा। वो दलाई लामा को भारत ने राजनीतिक शरण प्रदान की। फिर वो जब तिब्बत के ऊपर जो चाइनीज़ लोग हैं, चाइना ने अटैक कर दिया, तो फिर वहाँ के जो तिब्बती लोग हैं वहाँ से निकले, और ख़ास तौर से जो उनके नेता थे तिब्बतियों के, दलाई लामा, ये धार्मिक नेता थे, ये वहाँ से निकले और भारत को कहा कि मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल रहिए। हमने उनको राजनीतिक शरण दी। चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मान लिया। चीन ने कहा कि अच्छा, हमारे शत्रु को तूने वहाँ रखा, इसका मतलब तू हमारे घर में जो है कि एक तरीके से मतलब तू कुछ हमारे कुछ विवाद पैदा करना चाहता है। मतलब उसने क्या करा कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, तू हमारे इंटरनल इश्यूज़ के अंदर तू इंटरफेयर कर रहा है। ये चाइना ने मान लिया, जबकि हमने ऐसा नहीं सोचा था। हमने कहा था ठीक है यार, यहाँ रह लेगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, अतिथि देवो भव है। तो वो वाला मामला हो गया। टेंशन स्टार्टेड कमिंग इन रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर 1950. China occupied Tibet in 1950 itself. India started getting restless due to the news of China crushing the culture of Tibet. तब हम थोड़े से सचेत हुए, और इन 1959 इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल अज़लम टू द दलाई लामा, द रिलीजियस लीडर ऑफ तिब्बत, जो कि धार्मिक नेता थे तिब्बत के। चाइना कंसिडर्ड इट इंटरफेरेंस इट इंटरनल अफेयर्स। चाइना ने ये समझ लिया कि नहीं नहीं, तो हमारे इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर कर रहा है, जो हमारे इंटरनल मामला है उसमें तो इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। फिर हुआ क्या आगे, फिर भारत के प्रधानमंत्री उस टाइम पर कौन थे, नेहरू जी थे। नेहरू तथा चीन के प्रमुख, ये ऐसा मान लो कि उनके नेता जो थे चाइना के राष्ट्रपति मान लीजिए, वो थे चाउ एन लाई। प्रधानमंत्री हमारे कौन, नेहरू, उनके चीन के प्रमुख कौन, चाउ एन लाई। इनके बीच में 29 अप्रैल 1954 को एक पंचशील समझौता हुआ था। अलग से पढ़ाऊंगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा अलग से। पंचशील समझौता होता क्या है, अभी आप इतना समझो कि पंचशील एग्रीमेंट हुआ था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चाइना के थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में हुआ था। 1957 से लेके 1959 के बीच में चीन ने अक्साई चिन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब जब पंचशील समझौता हुआ था, ये पंचशील एग्रीमेंट है क्या, इस एग्रीमेंट का मतलब है कि आप किसी भी देश के साथ में, किसी भी देश की जो ज़मीन है उसको हड़प नहीं सकते। उसमें साफ बातें लिखी हुई है, हड़पना या उसके साथ में ये मतलब कहते हैं ना कि हर किसी देश का आपस में लड़ाना, ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके दोनों के देशों के बीच में 1954 में एग्रीमेंट हो गया, उसके बावजूद भी 1957 से लेकर 1959 तक चाइना ने ज़बरदस्ती छोटे मोटे विवाद करते करते अक्साई चिन, जो कि मैं आपको पहले डायग्राम में दिखा भी चुका, अक्साई चिन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। कहा कि अरुणाचल प्रदेश का मोस्टली काफ़ी इलाका मेरा है, ये करा, ठीक है। ये सारी इसके ये जो मिर्ची लग रही है ना, जलन जो हो रही है, जलन हो रही है सिर्फ दलाई लामा को अपने वहाँ रखने से, मामला वहीं से गड़बड़ हो गई, तब से ये ऐसी बातें करने लग गया, ठीक है। फिर अक्टूबर 1962 में चीन द्वारा इन दोनों क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया गया तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया गया, और इस प्रकार काफ़ी समय तक दोनों देशों के संबंध हमेशा काफ़ी दिनों तक खराब ही चले रहे। 59 तक बात कर रहे हैं अपन। 2 सालों में इसने क्या क्या करा, आपको क्या याद रखना है कि नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 को पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौते के पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक बात है। फिर 1957 से 19 हस्ताक्षर होने के बावजूद भी, सिग्नेचर होने के बावजूद भी 57 से 59 के बीच में अक्साई चीन का जो आधा पोर्शन ये ले गया, उसके पास में ये अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है खूब सारा, उस पर भी अपनी दादागिरी थोप रहा था, खूब सारा इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया इसने। वो होने के बावजूद भी तब से भारत हमेशा कोशिश करता है, उसको लड़ तो सकते नहीं, अब पावरफुल है, लेकिन तब से हम उसको बार बार कहते हैं कि नहीं हमारा हिस्सा, वो कहता है कि नहीं हमारा हिस्सा है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको ये क्या कहता है। हम ये कहते हैं कि जब अंग्रेज थे तब वो बाउंड्री खींच के चले गए थे,
तो फिर तू उसको क्यों छेड़ा जब ये कहता है कि नहीं अंग्रेजी शासन नहीं चलेगा यहाँ पर, वो बहुत पुरानी बात हो गई, ये बाउंड्री यहाँ नहीं थी, ये बाउंड्री यहीं थी। ये सब बातें चाइना हमारे साथ करता है, तो ये भी बड़ा इशू है और दोनों देशों के बीच में बहुत संबंध खराब रहे। फिर फाइनली 1962 के अंदर तो ये अटैक भी कर देता है, वो अपन देखेंगे। ऑन अप्रैल 29, 1954 द प्रेस्ड पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइना चीफ चाउ एन लाई बिटवीन 1957, यहाँ तक ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। फिर बिटवीन 1957 एंड 1959 चाइना ऑक्यूपाइड द रीजन ऑफ अक्साई चिन। चाइना असर्टेड इन अथॉरिटी ओवर द मोस्ट पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मोस्टली पार्ट ले गया ये, ठीक। बोथ दीज एरियाज वर इन्वेडेड बाय चाइना इन अक्टूबर 1962 एंड सम एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश वर कैप्चर्ड। इन दिस वे द रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज रिमेंड बैड फॉर लॉन्ग टाइम। 1962 के अंदर जो लड़ाई हुई थी अक्टूबर 1962 में, उसमें तो फिर मोस्टली अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा आज भी इसके पास में ही है, ठीक है। तो ये मामला है, देखते हैं आगे। तो मेनली कितने पॉइंट बने? चार पॉइंट है। 1947 से लेकर 1962 तक 4 पॉइंटों के अंदर मैंने बातें बताई आपको, चारों संबंध, चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा पंचशील की, जो आपको अभी कहा ना कि पंचशील सिद्धांत होते क्या है, पंचशील प्रिंसिपल, क्योंकि अभी जस्ट अपने बात भी करी थी तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पंचशील का अर्थ होता है 5 सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अलग से पूछा जाएगा। पंचशील का मतलब हो गया 5 सिद्धांत। पंचशील आर द 5 प्रिंसिपल। ये सिद्धांत हमारी विदेश नीति का मूल आधार हैं, क्योंकि इसको फॉलो करेगा हर कंट्री। इन 5 सिद्धांतों के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले पंचशील शब्द का प्रयोग कब हुआ? 29 ऑफ अप्रैल 1954। ये ऐसे सिद्धांत है कि यदि इन पर विश्व के सभी देश चलें तो विश्व में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। अगर इन 5 सिद्धांतों को मान लिया जाए, हर देश पंचशील का सिद्धांत को माने, इस एग्रीमेंट पे साइन करें, अगर मान ले तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। ये चीज़ है, ठीक है। पंचशील ये हो गया दैट फॉर्म द सो वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी एंड द टर्म Panchshil was used for the first time on April 29, 1954. These principles and followed by all the countries in the world can bring lasting global peace. कौन कौन से हैं? ये 5 है, ये 5 सिद्धांत है और हूबहू रटना है, ज़बरदस्त तरीके से समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आगे तक, फ्यूचर तक, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब जगह आते हैं, ठीक है। पहला है टू रेस्पेक्ट वन अनदर्स इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। बिल्कुल सही है, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखना या प्रभुसत्ता को बनाए रखना। जो देश स्वतंत्र, उसकी प्रभुसत्ता बनी रहनी चाहिए, अखंडता, एकता बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए, पहला। टू नॉट अटैक वन अनदर, एक दूसरे पर आक्रमण न करना। कभी भी आक्रमण नहीं करोगे, आप पावरफुल हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आक्रमण करोगे। देख सकते हो कोई भी इसके पालन नहीं कर रहा है। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। टू नॉट इंटरफेयर इन वन अनदर्स इंटरनल अफेयर, जैसा कि भारत ने उन दलाई लामा को रखा था, उनके नेताओं को, खूब सारे शरणार्थी थे, उनको हमने रखा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम उसके इंटरनल मामलों में मतलब कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा समझ लिया, ठीक है, इसलिए वो मामला हो गया। टू एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को बिल्कुल मानना चाहिए। और टू मेंटेन द सेंटिमेंट ऑफ इक्वलिटी एंड एमिनिटी विथ वन अनदर, आपस में समानता और मित्रता की भावना हमेशा दिल में रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बनाए रखना चाहिए। 5 के 5 हूबहू याद कर लेना, लिख याद करना, रट लेना। हालांकि मैंने ये पहले भी आपको जब 11th क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन बातें बताई थी, उसमें ये बातें बता रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब तिब्बत, भारत और चीन के मध्य जो तनाव हुए, तिब्बत को लेके क्या चुनाव, ये जो मेन तिब्बत है ना, बस ये है हमारे, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि राड की जड़ ये है। लड़ाई की जड़ कौन है? तिब्बत है, ये तिब्बत। तो तिब्बत जो है वो भारत और चीन के मध्य तनाव का क्या वजह कैसे बनी, क्या क्या कारण थे, वो देखते हैं। टेंशन बिटवीन तिब्बत, इंडिया एंड चाइना, ये जानते हैं। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हालांकि थोड़ा बहुत अपन अभी भी जान लिया, वो ये जाना था कि भारत और चाइना के बीच में 1962 तक कैसे संबंध थे, 1947 से लेकर 1962 तक। लेकिन तिब्बत से क्या मामला बना, तिब्बत क्या इशू बना, किस हिसाब से ये मतलब टेंशन शुरू हुई। तो ऐतिहासिक रूप से तिब्बत है ना, वो भारत व चीन के मध्य विवाद का बड़ा मामला रहा है, बिल्कुल रहा है। कैसे कि 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ लिया, ठीक है।
इसमें भारत और चीन के बीच में ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य का काम करता था तिब्बत, वो अब खत्म हो गया। कैसे कि ऐसा मान लो कि ये इंडिया और ये चाइना के बीच में, ये चाइना मान लो, ये इंडिया मान लो, इसके बीच में आता था तिब्बत। तो एक मध्यवर्ती राज्य था, सीधा हम चाइना नहीं जाते थे, चाइना सीधा हमारे पास में नहीं आता था, बीच में तिब्बत पड़ता था। लेकिन जब से इस तिब्बत को उसने हड़प लिया तब से ये जो खत्म हो गया, बिल्कुल मध्यवर्ती राज्य, मतलब मीडिएटर जो था, बीच का मिडिल स्टेट था, दोनों के बीच में आता था, ये अब तो चाइना के पास चला गया, तो चाइना का और हमारा बॉर्डर टच हो गया। ठीक, तिब्बत के अधिकतर लोगों ने चीनी कब्जे का विरोध किया। चीन ने जो कब्जा किया तो सीधी सी बात, हर कोई विरोध करेगा, हम हमारे ऊपर भी अटैक करेगा तो हम भी विरोध करेंगे भाई, क्यों। ठीक है, विरोध किया। और 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह भी हुआ। बिल्कुल, जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने विद्रोह भी किया, लेकिन बेचारे कम थे, चाइना के सामने थोड़ी वो अड़ सकते हैं। लेकिन चाइना ने क्या करा, चाइना की सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। ध्यान रखना, 1950 में तिब्बत को जीत लेता है या तिब्बत पर कब्जा कर लेता है चाइना, एक बात। दूसरी बात, इसका विरोध करते हैं तिब्बत के लोग और एक छोटा सा सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हथियारों के साथ में लड़ाई करने जाते हैं चाइना के सैनिकों के साथ में। लेकिन चाइना कब, 1958 में। लेकिन चाइना की शक्ति ज़्यादा है, चाइना के पास में सेना मिलिट्री ज़्यादा है, तो वो उसको दबा देता है। दो बात, पूरी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, इंग्लिश देख लो। हिस्ट्री ऑफ तिब्बत हैज़ बीन इशू ऑफ मेजर डिस्कवर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1950 चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, दिस एंडेड टू हिस्टोरिकल बफर ऑफ एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, खत्म हो गया वो। ठीक है, मोस्ट तिब्बत पीपल अपोज्ड द चाइनीज ऑक्यूपेशन, सब ने उनका मतलब विरोध किया। 58 के अंदर आर्म्ड रिवोल्ट ब्रोक आउट इन तिब्बत अगेंस्ट चाइनीज कंट्रोल। ठीक है, दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय चाइनीज आर्मी, उसने उसको दबा लिया। अब सुनो, अब मामला बिगड़ गया। कैसे बिगड़ा कि तिब्बत के जो, जैसे उन्होंने विरोध किया था, सशस्त्र सैनिक बिल्कुल तिब्बत के लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन तिब्बत तो कम पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, और उसके जो सैनिक थे उसने उसको दबा लिया। तो इस स्थिति बिगड़ गई। फिर तो स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर तिब्बत के धार्मिक जो नेता थे दलाई लामा, उसने सीमा पर भारत में प्रवेश किया। सीमा पार करके कहा कि साहब यहाँ तो हम जी नहीं सकते, हमें मार दिया जाएगा, हम आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं। हमने कहा अतिथि देवो भव, आइए, रुकिए, आराम रेस्ट करिए, दाल बाटी चूरमा खाइए, जो भी खाइए आपकी व्यवस्था की जाएगी। हमने इनको रख दिया और सन 1959 में भारत से शरण मांगी। तो हमने कहा बिल्कुल आइए। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। फिर क्या हुआ, 1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल तथा राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। वापस 1950 में चीन ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया। वहाँ से लेकर 1960 तक 10 सालों तक भारत ने हमेशा यह कहा कि नहीं भाई, तिब्बत स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री, इसको आज़ादी मिलनी चाहिए, ये चाइना इतनी दादागिरी नहीं कर सकता। हमने हमेशा उसका समर्थन किया। और इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी तथा जनसंघ जो है वो मोस्टली शामिल थे। ये पार्टियां हमारे हमेशा से उनको सपोर्ट करती रही। ठीक है, ये अपन देखा। फिर क्या हुआ, फिर चीन ने स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र, अब 3 एक क्षेत्र बना रहा है, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र। चाइना ने क्या कहा, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बनाया और इस क्षेत्र को वे चीन का अभिन्न अंग मानता है। उसने कहा, देखो हुआ क्या, चाइना का दिमाग देखना आप, तिब्बत को हड़प लिया 1950 में, और फिर भारत ने हमेशा से कहा कि नहीं भाई, तिब्बत अलग कंट्री होनी चाहिए, चाइना या दादागिरी आप नहीं कर सकते। फिर ये तिब्बत क्या, चाइना क्या चाल चलता है, ये कहता है कि स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र अलग से बना दिया और कह दिया कि ये है ना, ये हमारा हिस्सा था, ये कोई अलग से देश नहीं है, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, और तिब्बती जनता चीन के इस दावे को बिल्कुल नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल नहीं मानती। वहाँ की जनता कहती नहीं, हो ही नहीं सकते, हम सेपरेट थे, हमारा कल्चर अलग है। और अधिक से अधिक संख्या में चीनी लोगों को तिब्बत लाकर वहाँ बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने भयंकर विरोध किया। अब चाइना फिर चाल चल रहा है, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र बना दिया अलग से, सेपरेट पूरे तिब्बत को, और फिर वहाँ पर चाइना से लोगों को लाला कि वहाँ पर प्लॉट काटे, ऐसा मान लो कि बसाया उनको कि यहाँ आप रहिए। ऐसा लगे कि देखो एक ही बात है, वहाँ के लोग यहाँ पर भी रहते थे और रहते हैं, इनके मकान है, इनकी ये सब है। तो उसने सोचा कि ग्राउंड लेवल पे अगर लोग फुल अपना समर्थन देंगे, यहाँ लाके बसा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक अपना कंट्रोल हो जाएगा। तिब्बती चीन के इस दावे को भी अस्वीकार करते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की धार्मिक संस्कृति, धर्म को नष्ट करके चीन यहाँ साम्यवाद फैलाना चाहता है। ये तिब्बत के लोगों ने कहा
कि नहीं, हम चीन को बिल्कुल नहीं मानते, हमारी संस्कृति अलग है और चाइना ज़बरदस्ती ही यहाँ दादागिरी करके यह साम्यवाद को फैलाना चाहता है, हमारी धार्मिक संस्कृति को ख़त्म करना चाह रहा है। ये बात है, यानी कि चाइना क्रिएटेड ए तिब्बत ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। अलग, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र क्या, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, ये पूरा आंसर लिख देना उसके अंदर, ठीक है। एंड क्लेम्ड इट एज इट्स इंटीग्रल पार्ट, चाइनीज पीपल इन लार्ज नंबर्स ऑफ वर रिसेटल्ड इन तिब्बत, यहाँ पर लाया गया, उनको बसाया गया। एंड दिस चाइनीज पॉलिसी वॉज अपोज्ड बाय तिब्बतियन पीपल, उन्होंने इसका अपोज किया। और द तिब्बतियन पीपल ऑल्सो रिफ्यूट चाइनीज क्लेम्स दैट इट हैज गिवन ऑटोनॉमी टू तिब्बत। They believe that China wants to destroy Tibetan religion and culture to implement its communist expansionist policy। वही चाहते हैं कि इसको कल्चर और हमारी संस्कृति खत्म कर रहे हैं और साम्यवाद को, यानी कि कम्युनिस्ट को जो है यहाँ पर ये बढ़ाना चाहता है, बसाना चाहता है, ठीक है। फिर यहाँ तक मामला आपके समझ में आ गया कि पूरा भारत तिब्बत का जो मेन इशू था ये इशू था, ठीक है। हमने क्यों शरण दी, क्या दी, ये सब आपने जान लिया। कितने पेज में, एक तो ये, दो, तीन पेज में। अब देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में कौन कौन से सीमा विवाद हैं। हालांकि इससे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी बातें अपन ने अभी पढ़ी भी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और चीन के बीच में सिर्फ सीमा विवाद की अगर बात करें तो कौन से हैं, तो ये हैं। भारत ने देखो एक्चुअली क्या हुआ कि चलो तिब्बत का तो इशू अलग हो गया, तिब्बत की वजह से तो 1962 का युद्ध हुआ, 1962 की लड़ाई जो हुई वो तिब्बत की वजह से हुई थी। और उसी टाइम पर इसने हड़प लिया हमारे अरुणाचल प्रदेश का खूब सारा हिस्सा, अक्साई चीन वगैरह। वो थोड़ा और जान लेते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, भारत का दावा था कि चीन के साथ में जो सीमा रेखा खींची गई है, मामला अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। फिर बता दूं मैं, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा, जो लाइन खींची गई है, उसका नाम है मैकमोहन, ठीक है। यह अंग्रेजों के टाइम पर खींची गई थी, अंग्रेज का नाम ही था मैकमोहन, उसने लाइन जो खींची थी उसी वजह से उसका नाम पड़ गया मैकमोहन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि अभी है नहीं, आगे जब कभी आएगा तो बता दूंगा बांग्लादेश के साथ में कौन सी है, पाकिस्तान के साथ में कौन सी, सारी बातें ट्रिक बनाई हुई मेरी। लेकिन अभी इतना जान लो कि चाइना के साथ में जो सीमा, क्योंकि जितना कोर्स में उतनी बात करनी चाहिए, बाकी बातें तो फिर कंपटीशन वाले चैनल पर आ जाएगी। तो चाइना के साथ में सीमा रेखा का मामला जो था वो अंग्रेजी शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है, ये हमने कहा। तो फिर अब मैंने कह दिया कि जो मैकमोहन लाइन खींची गई है ये हमारी फिक्स लाइन है, इसके उधर चाइना, इधर हम है। तो फिर भी उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीन की सरकार ने कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जाएगा, वो बातें पुरानी हो गई। तो फिर हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा जो रेखा है वो पश्चिम और पूर्वी जो हिस्सा है, जो वेस्ट और ईस्ट का, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न का जो पोर्शन है, उसके पूर्वी छोर के बारे में था। कौन सा, कि चीन ने भारतीय भू क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाके, एक तो ऊपरी ऊपर जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के अंदर लद्दाख वाले हिस्से में अपना ये जो इलाका पड़ता है ऊपरी ऊपर, बर्फ, पूरा बर्फ ही बर्फ है, अक्साई चीन, उसमें आज भी हमारी मिलिट्री वहाँ रहती है, खूब बर्फबारी भी होती है, हमारे खूब सैनिक शहीद भी होते हैं। लेकिन वहाँ हमें रहना बहुत ज़रूरी, काफ़ी ऊंचा हिस्सा है और वहाँ पर निगरानी रखी जा सकती है चाइना के ऊपर। अक्साई चीन से ही हम चाइना की गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। हालांकि बहुत बर्फीला इलाका है, फौजियों की अलग अलग ड्यूटी होती रहती है। मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि कभी 6 महीने 4 महीने के साथ एक फौजी जाता है, फिर वापस वो नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर ऐसा, क्योंकि काफ़ी हाइट में भी बर्फ़ में इलाके, बिल्कुल एकदम बहुत कम ही वहाँ पर ऑक्सीजन है, बहुत काफ़ी बड़ी मुश्किल में फौजी रहते हैं। इवन जब कहते हैं कि फौजी जब वहाँ रहते हैं तो इवन अंगूठी उंगलियाँ भी गल जाती है शूज़ के अंदर भी, क्योंकि इतना भयंकर बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो इस वजह से तो वो जो अक्साई चीन है वहाँ पर ये थोड़ा बहुत अपनी जो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला हिस्सा है उसमें भी अपना ये थोड़ा अधिकार हिस्सा जमाता है। और दूसरा अरुणाचल प्रदेश का तो अधिकांश हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, कहता है कि ये भी मेरा ही है, ऐसा ही कहता है। तो अरुणाचल प्रदेश को उस टाइम पर क्या कहा जाता था, उस टाइम पर अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता था नेफा, ठीक है, नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता था। ये ध्यान रखना, जहां पर नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है, जहां पर अभी आज जो है चाइना थोड़ी बहुत अपना जो अधिकार क्षेत्र जता रहा है। तो दो बातें हैं, एक तो लद्दाख का ऊपरी हिस्सा अक्साई चीन और एक अरुणाचल प्रदेश। जब और मेन बात क्या थी कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो पहले से अंग्रेजों के शासन ने जो लाइन खींच दी थी वो परफेक्ट थी, ये उसको नहीं मानता, ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया क्लेम्ड दैट द बाउंड्री वॉज ए मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, बट चाइना सेड दैट एनी colonial decision did not apply. The main dispute was about the western eastern end ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर, ठीक है। और उसमें कौन कौन सा इलाका आता है,
चाइना क्लेम 2 एरियाज, 2 एरिया के ऊपर चाइना जो क्लेम करता है वो कौन सा है, द इंडियन टेरिटरी। पहला तो है अक्साई चिन एरिया इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा है एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज व्हाट वाज द देम कॉल्ड, जिसको अपन नेफा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। इन 2 जगह पर, एक तो लद्दाख की में अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा हिस्सा, ये अपने अधिकार की बात ये करता है, दावा करता है। फिर 1957 से 1960 के बीच चीन ने अक्साई चिन इलाके पर कब्जा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क भी बनवाई है, वहाँ पर सड़क भी बनाई है इसने। और दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच में लंबी चर्चाएं भी चली, बातचीत भी चली, लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में चलते आप सुनते ही झड़प होती रहती है, आज भी होती है, अभी थोड़े दिन पहले भी झड़प हुई थी। तो ये झड़पें होती रहती है, सड़क भी बना रखी है उसने, तो ये दादागिरी वहाँ पर कर रहा है काफ़ी। 1957 से लेकर 1959 के बीच में ये मामला था, वो आज भी एट प्रेजेंट भी हमारे सैनिकों के बीच उनकी झड़पें होती रहती है। ठीक है। फिर चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों में बड़ी तेजी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया, जबरदस्त अटैक किया इसने, दो दिन अटैक किया। पहला हमला किया 1 हफ्ते तक चला, 7 दिन तक अटैक किया, और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू किया, इसने फिर से अटैक किया और लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने, हालांकि अक्साई चिन वाला पोर्शन जो वहाँ पर है उसने वहाँ पर काफ़ी अंदर आ गया था ये, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसको, भारतीय सेना ने चीन की जो बढ़त बनाई थी उसने उसको वहीं पर रोक लिया। इस भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोकी, ये और लिख लेना भाई, रोक लिया था। ठीक है, उसकी बढ़त को रोक लिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया, वापस वहीं भेज दिया, और आज अक्साई चिन का मोस्टली पार्ट हमारे पास में ही है। तो ये सब हुआ है, इसने 1962 में ये किया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जो काफ़ी सारा हिस्सा इसने घेर लिया था वो इसके पास में आज भी है। तो चाइना लॉन्च्ड ए स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेंशन ऑफ अक्टूबर 1962 ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड रीजन्स, और द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक, 1 सप्ताह तक उसने अटैक किया, एंड चाइनीज फोर्सेज कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश। काफ़ी अच्छा इलाका जो था, नामी एरिया अरुणाचल प्रदेश का एरिया, उसको इसने हड़प लिया। और द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, जो अपन कह सकते हैं नवंबर, वाइल इंडियन फोर्सेज कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवांस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, जिसको हालांकि हमने वहीं पर उसको पश्चिमी मोर्चे पर रोक लिया था। हालांकि आगे बढ़ा था, लेकिन हमने वापस सामना किया तो वापस भाग गया और युद्ध विराम हो गया, सीज हो गया था। लेकिन ये काफ़ी बातें हैं चाइना की जो इसने देख लेना अपन, ये यहाँ से तो हेडिंग रहेगी। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद चल रहे थे वो इस तरीके से अलग से क्वेश्चन भी आए तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है। अब हुआ क्या कि भारत इतना पावरफुल था नहीं, डेवलप्ड कंट्री था नहीं, चाइना ने 1962 में कर दिया अटैक, तो हमारे पास में तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सैनिक भी, इतने सैनिकों के पास में भी फुल पावर दी नहीं गई थी। सैनिक भी बड़े दुखी हुए कि यार हमारे पास में इतने हथियार भी, वेपन्स भी नहीं है, हम सामना करें तो कैसे करें, है ना। हालांकि सैनिक जो हमारे मिलिट्री बहुत ज़बरदस्त मजबूत है, लेकिन उनके पास में हाथ में हथियार भी तो होना चाहिए, हर तरह की टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, हथियारों के साथ में टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है हर तरह से। तो वो सब बातें थी। तो फिर हमने क्या करा कि हमने हर देश से, चाहे वो रशिया हो, इन कंट्रीज से हमने हेल्प मांगी, चाहे यूएस हो, इन सबसे हमने हेल्प मांगी कि यार हमारी मदद करो। चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो इससे हमारी इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय छवि होती है, जो हमारी वैल्यू, इज्जत जो होती है, थोड़ी सी हमारी कहते हैं छवि खराब हुई, उसको धक्का लगा। क्योंकि लगेगा ही जब एक तो हम जैसे ऐसा लगता है कि यार कहते हैं ना कि यार वो बहुत पैसे वाला है, और वो ही अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि पैसे मांगे करो, यार कोई 10,000 रुपये दो, कोई 5,000 दो, यार दो, तो फिर उसकी क्या होती है, छवि खराब होती है। कितना पैसे वाला आज पैसे मांग रहा है, इसका मतलब उसकी छवि थोड़ी डाउन हुई। वैसे ही भारत इतना अच्छा देश था, लेकिन 1962 में जब अटैक अचानक से कर दिया तो फिर हमने मदद मांगनी पड़ी, तो थोड़ी हमारी छवि खराब हुई। वही क्वेश्चन है जो CBSE में 2 बार पूछा गया है कि 1962 में हुई चीन के युद्ध ने भारत की छवि को देश और विदेश में धक्का पहुंचाया, क्या मतलब समझाओ इसको। तो द 1962 चाइना और हार्म इंडियाज इमेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। देखते हैं कि आधुनिक हथियारों की कमी थी हमारे भाई, हथियार तो थे लेकिन वो पुराने जमाने के, उसमें भी जंग मंग लगा हुआ है एकदम, है ना। अब आजकल आपको पता है आधुनिक AK-47 जैसे मतलब तरह तरह के पता न जाने क्या क्या आगे। तो आधुनिक हथियारों की कमी की वजह से भारत युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ और उसका भू क्षेत्र भी उसे छीन लिया गया, लाइक अरुणाचल प्रदेश। इंडिया सफर्ड ए ह्यूमैनिटेरियन डिफीट इन दिस वॉर एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी वॉज ऑक्यूपाइड बाय चाइना। चाइना के द्वारा हड़प लिया गया। भारत को ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगनी पड़ी। ठीक है, इंडिया हैड टू सीक हेल्प फ्रॉम द US एंड ब्रिटेन। उनसे हमने मदद मांगी, तो हम अपने आप में थोड़ा सा लगा कि अरे यार आज मांगना पड़ रहा है, समझ रहे हो।
तो अभी हमारी थोड़ी सी जो छवि है उसको धक्का लगा। कई सैनिक भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हालत से निराश थे। भारत के सैनिक भी निराश थे कि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लड़े तो कैसे लड़े हैं, सैनिक बहुत है लेकिन टेक्नोलॉजी बिना क्या करें। वो खुद सैनिक निराश थे और इस कारण उन्होंने इस्तीफा भी दिया, खूब इस्तीफा दिया, क्योंकि हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर तरह से हम उतने कहते हैं ना कि डेवलप नहीं थे। रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दे दिया। वल्लभ भाई पटेल द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद चीन के इरादे की पहचान करने में विफल रहने के कारण नेहरू की छवि भी खराब हो गई थी। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पहले ही समझा दिया था, 1957 से लेके शुरू हो गए थे कि ये चीन के जो इरादे ठीक नहीं है, ये कभी भी अटैक कर सकता है, हमें इसके लिए रेडी रहना चाहिए। उस टाइम संभले नहीं, इसलिए नेहरू की थोड़ी भी छवि भी खराब होती है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे तो संभल के रहना चाहिए कि हो सकता है ये ऐसा हमारे पास में सड़कें बना रहा है, अक्साई चीन वाले इलाके में सड़क बना रहा है, क्यों हमारे पास माना चाह रहा है, तिब्बत को हड़प चुका है, हमारे से बिल्कुल कनेक्टिविटी करने लग गया, तो कुछ तो संभल के रहो, क्या कारण है। तो नहीं संभले, चीन के इरादे की आपने पहचान नहीं करी, तो इससे नेहरू जी की भी छवि थोड़ी सी खराब हुई। ये सब 4 वेरी इंपॉर्टेंट कारण हैं। रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है, सब तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैनी सोल्जर्स वर डिसअपॉइंटेड विद द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया एंड फॉर दिस रीजन दे रिजाइन, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन रिजाइन, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। नेहरूज इमेज वॉज ऑल्सो tarnished for failing to identify China's intentions despite warning given by वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि चाइना के इरादे ठीक नहीं है, आप संभलो, कुछ करो, लेकिन उन्होंने नहीं करा, तो वो भी इससे नेहरू की छवि भी थोड़ी खराब हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लिखना। ज़बरदस्त क्लास है आज की। एक हकीकत फिल्म का आपके बुक में दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी ले लेना चाहिए, क्योंकि जब बुक में इतना अच्छे से दे रखा है तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। हकीकत फिल्म, तो देखो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हकीकत नामक फिल्म सन 1964 में चेतन आनंद के कुशल निर्देशन में बनी थी। इसके मुख्य अभिनेता थे धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, बलराज साहनी, संजय खान, विजय आनंद, जयंत और सुधीर, ये इसके मुख्य जो थे अभिनेता थे। और इस पृष्ठभूमि और सैनिक बलिदान, इसकी थोड़ी स्टोरी जानते हैं, क्या था मामला। फिल्म का नाम है हकीकत, ठीक है। तो हकीकत फिल्म की पृष्ठभूमि में सन 1962 का जो चीनी आक्रमण हुआ था उसको दर्शाया गया। मतलब जो 1962 में चीन ने भारत के ऊपर अटैक किया और जो अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी हिस्सा हड़प लिया था, वो इस मूवी में पूरा दिखाया गया है। भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी लद्दाख क्षेत्र में गिर गई है, चारों ओर से उसको घेर लिया है, छोटी टुकड़ी थी। और सेना के कप्तान बहादुर सिंह स्थानीय गोमंतु कबीले की एक लड़की कम्मो की सहायता से, वहाँ पर जो लड़की थी वहीं की स्थानीय लोकल, उसकी सहायता से इस टुकड़ी को बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वो गोमंतु लड़की थी। मतलब गोमंतु का मतलब गोमंतु कबीले की लड़की थी, तो उनको सब पता है खुफिया रास्तों का, किधर से बच के निकला जा सकता है। उस कम्मो ने बता दिया था कि ये रास्ता इधर से निकल लो, तो टुकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। और इस प्रयत्न में बहादुर सिंह और कम्मो दोनों शहीद हो जाते हैं, निकल नहीं पाते, पकड़े जाते हैं, शहीद हो जाते दोनों। भारतीय टुकड़ी के जवान पूरे प्राण प्रण से चीनी सैनिकों से मुकाबला करते हैं और अंततः अपनी जान न्योछावर करनी पड़ती है। सारी की सारी टुकड़ी शहीद हो जाती है, सारे के सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, क्योंकि छोटे थे, चाइना बड़ी संख्या में आए थे सैनिक और हमारी छोटी टुकड़ी थी, ठीक है। इसके बाद में फिल्म का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो ये है हकीकत नामक फिल्म सेना के जवानों के सामने आने वाली चुनौतियों, परेशानियों के साथ साथ चीनी विश्वासघात से उपजी राजनीतिक निराशा का भी मुआयना करती है। भाई चाइना ने बिना बताए विश्वासघात किया था। पंचशील एग्रीमेंट हो रखा है, पंचशील आपके साथ में समझौता हो रखा है, उसके बावजूद आप लड़ते हैं तो आप एक विश्वासघाती हैं, आप हमारे नेबर कंट्री के साथ में धोखा कर रहे हैं। और बिना बताए धोखा किया, उस सबको हकीकत बताया गया है। द फिल्म हकीकत डिपिक्ट्स द चैलेंजेस एंड ट्रैवल्स द सोल्जर्स फेस एंड अंडरगो इन वार एंड पीस एंड ऑल्सो शोज द पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट ऑफ चाइनीज डिसाइड एंड ट्रैकरी, ठीक है। और इस फिल्म में युद्ध के दृश्यों को रचने के लिए डॉक्यूमेंट्री फुटेज का भी बहुत प्रयोग किया गया है। खूब सारे डॉक्यूमेंट्री फुटेज भी लिए हैं, मतलब जो रियल है। और इस प्रकार हकीकत फिल्म युद्ध पर आधारित फिल्मों की श्रेणी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एकदम रियलिटी दिखाई गई है, नाम भी हकीकत है, वैसे भी खूब सारी मोस्टली बातें हकीकत, इस मूवी में हकीकत ही दिखाई गई है, ठीक है। यानी कि वॉर सीन्स इन द फिल्म हैव बीन हेविली बोर्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और हकीकत वॉज द ट्रू सीन, ठीक है। और द फर्स्ट ऑथेंटिक वॉर फिल्म मेड इन इंडिया एंड रिटेन सिग्निफिकेंट पोजीशन इन दिस जनरल। इसका मतलब ये कि ऑथेंटिक है,
पूरे के पूरे युद्ध के सीन दिखाए गए वो बिल्कुल प्योर हकीकत है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस युद्ध फिल्मों में इंपॉर्टेंस का दिया जाता है क्योंकि ऑथेंटिक है। बाकी तो मूवी मसाला डाला जाता है, इसमें मसाला नहीं है, बिल्कुल दिखाया जो एकदम ट्रू दिखाया गया है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा देख लेना साइड में। अब बात आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में हमारे युद्ध हुए थे, पाकिस्तान के साथ में तो आप सब जानते ही हो। तो देखते हैं अपन इस बच्चे के बारे में। कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया। जैसे ही 1947 में भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग कंट्री बनी, तो कश्मीर मामला वहीं से शुरू हो गया। कश्मीर मामले पर विवाद क्या, उसने कहा कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। तो कश्मीर मामले पर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया और दोनों देशों के बीच में 1965 में कई ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। 1962 में हम चाइना से युद्ध करके आए थे, 1965 में ये फिर बीच में गोचेबाजी करने लग गया, इससे ही थोड़ी बहुत झड़पें हुई थी। परंतु उस समय लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत सरकार की विदेश नीति असफल नहीं हुई। मतलब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री बड़े दिमाग से काम में लेते हैं और मामला ठीक चल रहा है। हमारी जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सक्सेस रहती है और हम ये जो नाकाम कोशिश करता है पाकिस्तान, इसकी नाकाम कोशिशों को हमने मतलब सफल नहीं होने देते। और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, उनके बीच में सन 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। बहुत बड़ी चीज़ हुआ क्या था एक्चुअली। अब ये इतनी जो झड़पें हुई, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर विवाद को लेके बहुत बड़े, ये छोटी मोटी घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी हुई, तो फिर क्या हुआ कि सोवियत संघ ने, जो सोवियत यूनियन है, उसने कहा कि अरे यार बैठ जाओ, मिल बैठ के काम कर लो। तो उन्होंने एक समझौता करवाया, ताशकंद समझौता। ध्यान रखना, सोवियत संघ में एक जगह पड़ती है, सोवियत संघ का मतलब हो गया सोवियत यूनियन। इसमें एक शहर है ताशकंद, एक जगह है, एक शहर है ताशकंद। यहाँ पर सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान के बीच में पीस के लिए, शांति के लिए, कि दोनों शांति रखो, लड़ाई झगड़े मत करो, वो एक समझौता करवाया था, ठीक है। ताशकंद शहर है ये, सोवियत संघ में, मतलब यूएसएसआर में पड़ता है, ऐसा मान लो, सोवियत यूनियन के अंदर पड़ता है ताशकंद, वो इसीलिए इसका समझौते का नाम हो गया ताशकंद समझौता। वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान का जो जनरल था वो अयूब खान, वो भी गया था। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट करवाया, कि समझौता करवाया कि आप आज के बाद में आप इस कश्मीर को लेकर लड़ाई झगड़े नहीं करोगे। ये सहमति हो गई कि ठीक है। तो क्वेश्चन कितने बनेंगे? पहली बात है कि ताशकंद समझौता, ताशकंद एग्रीमेंट किन दो देशों के बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? ताशकंद शहर सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के अंदर ताशकंद शहर, वहाँ हुआ। मध्यस्थता किसने करी? तो देखो पूरा बता दूं मैं कि सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ ने बुलाया इन दोनों देशों के लोगों को, लाल बहादुर शास्त्री गए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, और वो गए उधर से अयूब खान, दोनों को बिठाया और ये समझौता करवाया। तो मध्यस्थता किसने करी? मीडिएटर कौन थे? सोवियत यूनियन। कब हुआ? 1966 में, ठीक है, 66 के अंदर। तो ये चीज़ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन जितने बनते थे वो बन गए। तो इस प्रकार महान नेता की आंतरिक नीति के साथ भारत की विदेश नीति की धाक वहाँ पर भी बनी, क्योंकि सोवियत संघ के इतने बड़े नेता, सोवियत संघ, सोवियत यूनियन ने अगर दोनों के बीच में बैठ के समझौता करा तो हमारी सीधी सी बात है, धाक जमी। ये ध्यान रखना। तो कॉन्फ्लिक्ट रोज द पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन, ए मोर सीरियस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड इन 1965 विद पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा सीरियस हुए थे, इसलिए इन दोनों को समझौता करवाया गया। बट देन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट फेल अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। उनके लीडरशिप में हम फेल नहीं हुए, हम बिल्कुल कहते हैं ना, हमारी बात रही। और हु साइन द ताशकंद एग्रीमेंट, ये बात कर ली अपन ने। पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे अयूब खान, ठीक है। और वैसे तो देखो मोस्टली पाकिस्तान के जो जितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं वो ज़्यादातर आर्मी के जनरल ही हैं, ठीक है। वहाँ इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेनाएं राज करती है, जो आर्मी है वही वहीं पे दादागिरी करती है। जैसा कि अभी भी ऐसा ही हुआ, उसको इमरान खान को हटा दिया गया और वहाँ पर वापस वही आर्मी का बैठ गया। तो ये मामला वहाँ पर होता है, इसी वजह से वहाँ पर चलते सरकार गिर जाती है, चलते ही बन जाती है। तो सोवियत यूनियन मेडिएशन, दस द ग्रेट लीडर वॉज एबल इम्प्रेस द वर्ल्ड विद द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पॉलिसी। तो ये बात आपको समझनी है कि भारत पाकिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ वो कश्मीर को लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है। जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से लेके भारत और कश्मीर के बीच में विवाद चलता आया कश्मीर को लेके। और ये झड़पें 1965 के अंदर काफ़ी बढ़ गई थी और चलते ही विवाद हो गया और काफ़ी सीरियस युद्ध हुए छोटे छोटे। इसलिए फिर क्या हुआ कि जो सोवियत संघ है, सोवियत यूनियन, उसने दोनों के बीच में दोस्ती करवाई, समझौता करवाया, जिसका नाम ताशकंद समझौता है। ये ताशकंद सोवियत संघ के एक शहर ताशकंद, वहाँ पर कराया गया था 1966 के अंदर। भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गए थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो जनरल हैं अयूब खान, इन दोनों के बीच में समझौता करवाया गया शांति रखने के लिए, ठीक है। ये बातें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है।
फिर बांग्लादेश के साथ में अगर अपन बात करें, बांग्लादेश युद्ध 1971 में हुआ था। देखते हैं, भारत द्वारा सन 1971 में बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप आवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीर रहमान थे। वहाँ सन 1970 के अच्छा ये तो खैर वही है, हाँ, 1970 के चुनाव में उनके दल को पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। चुनाव परिणामों के आधार पर संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, जिसमें मुजीब के दल को बहुमत प्राप्त था। शेख मुजीब को बंदी बना लिया गया, उसके साथ ही आवामी लीग के और नेताओं को भी बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाए और बड़ी संख्या में वध किए। एक बार इस पूरी स्टोरी हिंदी में सुन लेते हैं। फिर जनता ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तथा पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा की तथा आंदोलन चलाया गया। सेना ने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया। इस जुल्म से बचने के लिए लाखों व्यक्ति पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर भारत में आ गए। भारत को इन शरणार्थियों को संभालना कठिन हो गया। इतने लोगों को भारत कैसे रखे, ठीक है। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के प्रति नैतिक सहानुभूति दिखाई तथा उनकी आर्थिक सहायता भी की। पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत उसके आंतरिक मामले में वो ऐसे हम लाइक चाइना की तरह, जैसे हमने तिब्बती लोगों ने रखा था, वैसे पाकिस्तान ने भी आरोप लगाया कि भारत हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। तो फिर पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर आक्रमण कर दिया। भारत ने दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी सीमा के पार पाकिस्तान पर जवाबी हमला किया। तो 10 दिन के अंदर, मात्र विद इन 10 डेज, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण, घुटने टिका दिए, आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश का उद्भव हो गया। ये यहाँ बांग्लादेश बन गया। समझ में आई? बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र युद्ध विराम एक तरफा तरफ से अपनी भारतीय सेना ने उदय के साथ घोषित कर दिया और बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ, दस्तखत। इस तरीके से एक अमन की बहाली हुई। मतलब ये बांग्लादेश की जुल्फिकर अली भुट्टो जो है प्राइम मिनिस्टर बनी और हमारी जो है इंदिरा गांधी थी। फिर मैं बताऊँ 1971 में जब बाद में इलेक्शन होंगे तो इंदिरा गांधी की ज़बरदस्त, और मतलब कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी की धाक जमी, क्योंकि वहाँ उस टाइम वो प्रधानमंत्री थी और हमने पाकिस्तान के घुटने टेक दिए। और ये जो बांग्लादेश के मामले में, बांग्लादेश को बिल्कुल सेपरेट कंट्री बनाया, मतलब एक स्वतंत्र देश बनाने में हमारा पूरा योगदान है। इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, और ज़बरदस्त वोटों के साथ में जीतती है, सरकार बनाती है, क्योंकि हर जगह वाहवाही हुई, भारत की प्रशंसा हुई कि क्या भारत में क्या ज़बरदस्त ताकत है कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनाया और पाकिस्तान का ज़बरदस्त मुकाबला किया। तो ये पूरी स्टोरी थी। समझ में आ गई होगी, दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी ना है, ईजी है ना। बात ये ध्यान रखनी थी आपको कि 1971 में क्या हुआ था कि बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप आवामी लीग के अध्यक्ष थे शेख मुजीर। तो ऐसा मान लो कि 2 पार्टियां हैं, एक तो हो जाएगी आवामी लीग, ठीक है। आवामी लीग के अध्यक्ष शेख मुजीबुर, मतलब एक पार्टी होती है। भाई होता क्या है कि कोई भी देश अगर बंटा, जैसे मुस्लिम लीग से पाकिस्तान बना, भाई मुस्लिम लीग से तो ये पाकिस्तान बना, वो एक पार्टी थी। वैसे ही ये पार्टी थी आवामी लीग, ठीक है। आवामी लीग के अध्यक्ष थे शेख मुजीर रहमान। 1970 के चुनाव में उनके दल को पूर्वी पाकिस्तान में बड़ी सफलता मिली। जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, टूट के बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से ही बांग्लादेश बनाया, ठीक है। तो चुनाव के परिणामों के आधार पर संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी थी, ठीक है, जिसमें मुजीब के दल को बहुमत प्राप्त था। तो सीधी सी बात है, सरकार उसी की बनेगी क्योंकि उसको बहुमत था, मेजोरिटी थी। तो शेख मुजीब को बंदी बना लिया, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया कि इसकी सरकार बन जाएगी, दादागिरी करेगा और कल कोई इसको तोड़ लेगा। उसके साथ ही आवामी लीग के और भी नेताओं को बंदी बना लिया और पाकिस्तान सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाए, उनको मारा, वध किया। समझ गए? इस वजह से फिर भारत कूदा फिर इसके अंदर। भारत ने कहा कि नहीं, हम इनको शरण देंगे। हमने बांग्लादेशी लोगों को, हालांकि उस टाइम पूरी पाकिस्तान मान लो, उनके लोगों को हमने वहाँ हमारे देश में रखा, उनको आर्थिक हर तरह की मदद करी, हमने उनकी मदद की। पाकिस्तान ने कोशिश की कि भारत हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए इंटरफेयर कर रहा है, इसलिए उसने हमारे ऊपर युद्ध करने की नाकाम कोशिश की। मात्र 10 दिन के अंदर हमने उसके 90,000 सैनिकों को घुटने टेक दिए, ठीक है। देखिए ये तो पता था, 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया पाकिस्तान के सैनिकों ने, और हमने बिल्कुल कहते हैं डंके की चोट पे पाकिस्तान से एक बांग्लादेश को सेपरेट देश बनाने में मदद की। वो सब बातें और चौपन ने पढ़ ली, ठीक है। तो ये था भारत बांग्लादेश, ठीक है, सॉरी वो बांग्लादेश का युद्ध ऐसा मान लो, ठीक है। हेडिंग थी बांग्लादेश युद्ध 1971, ये पूरा एज इट इज अपन ने पढ़ लिया। चलिए अब है कारगिल संघर्ष। हालांकि पाकिस्तान के बीच में और भी जितने भी अपन कश्मीर इशू हैं वो अपन अगले शायद आई थिंक आपका 8वां चैप्टर उसमें और ज़बरदस्त पढ़ाऊंगा। इसमें जितना इस चैप्टर में था उतना अपन ने पढ़ लिया। थोड़ा कारगिल संघर्ष जान लेते हैं। 1999 के अंदर आपको पता है
भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है, कारगिल जगह का नाम है, और ज़बरदस्त जीत हुई थी भारतीय इसके अंदर भी। थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कारगिल संघर्ष के नाम से आपकी बुक में हेडिंग है, और इससे 2-3 क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, वो आए भी हैं आपके एग्जाम में, कि मुजाहिदीनों ने नियंत्रण सीमा रेखा के किन ठिकानों पर कब्जा किया था। एक क्वेश्चन तो ये बनता है उस इस हेडिंग से जो आपकी बुक में दे रखा है ना रेड कलर में, आई थिंक कारगिल संघर्ष, कारगिल कॉन्फ्रेंटेशन, इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि मुजाहिदीनों ने नियंत्रण सीमा रेखा के किन ठिकानों पर कब्जा किया था, विच पोजिशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल वर कैप्चर्ड बाय द मुजाहिदीन। लाइन ऑफ कंट्रोल को एलओसी ने, एलओसी को किस किस ने तोड़ा है, ओपन देखते हैं। तो देखो सन 1999 के प्रारंभिक महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के अनेक ठिकानों जैसे कि द्रास, मास्को है काक्सर और बतालिक, इस पर अपने मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने कब्जा कर लिया था, जो मुस्लिम भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए तथा वहीं नागरिक बन गए थे, उन्हें कहते हैं मुजाहिदीन। समझ में आ गई? उन्हें मुजाहिदीन बताते हैं। समझ में आ गई? तो उन लोगों ने फिर वापस यहाँ पर हमारे द्रास, मास्को और काक्सर और इन इलाकों में हमारे यहाँ पर एलओसी का पार करके जो है नियंत्रण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 1999 several positions along the line of control in Indian territory such as Dras, Mashko, Kaksar and Batlik were captured by people calling themselves Mujahideen, ठीक है। और the Muslim who migrated to Pakistan after partition of India and became its citizen, और वहीं के नागरिक बन गए, call themselves, उन्हीं को हम कहते हैं वो मुजाहिदीन है। तो एक क्वेश्चन ये पता चला कि मुजाहिदीन कौन है, जो भारत और पाकिस्तान विभाजन होने के बाद उस पाकिस्तान में चले गए, वहाँ के नागरिक सिटीजन में बन गए वो, और फिर वो ज़बरदस्ती वापस आते हैं, तो वो हमने बता दिया 1999 के अंदर आए थे। 2-3 ठिकाने अपन को बताना है, द्रास, मास्को, काक्सर और बाताली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसी हेडिंग से, कारगिल संघर्ष ही, वो बनता है कि कारगिल की लड़ाई कहते किसे हैं, कारगिल लड़ाई किसे कहा गया, ये लड़ाई कब से कब तक चली, व्हाट वाज द कॉल्ड द बैटल ऑफ कारगिल, हाउ लॉन्ग डिड दिस फाइट लास्ट, ये कब से कब तक चली, वो देखते हैं। तो कारगिल क्षेत्र के अनेक भागों पर जब मुजाहिदीनों ने कब्जा कर लिया, तो भारतीय सेना ने उनकी इस हरकत के पीछे के सत्य को जानने का प्रयास किया। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिलीभगत को भांपकर भारतीय सेना इस कब्जे के विरुद्ध हरकत में आई। इससे दोनों देशों के बीच में संघर्ष छिड़ गया। इससे ही कारगिल लड़ाई के नाम से जाना जाता है। फिर कब से कब तक, तो ये लड़ाई 1999 के मई जून में जारी रही। मई जून मतलब मई से लेकर जून तक, और 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकांश ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था। ये जितने भी उन मुजाहिदीनों ने, ऐसा मान लो कि पाकिस्तान ने उन मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया, उन्हें जो जो कब्जे हड़पे थे, हमने वापस जुलाई 1999 को हड़प लिए। हालांकि हम बहुत आगे तक भी जा चुके थे, लेकिन वही बात है, भारत को दया आ जाती है, वापस अपने वहीं रहे जितना हमारा इलाका था, बस उतना ज़मीन हमने ले ली, बाकी ये मामला हो गया शांत। व्हेन द मुजाहिदीन कैप्चर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ द कारगिल एरिया, कि कारगिल क्षेत्र में अनेक भागों पर जब मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिया था, तो द इंडियन आर्मी ट्राई टू नो द ट्रूथ बिहाइंड देयर एक्शन, हमने फिर एक्शन लिया। और सेंसिंग द कम्प्लिसिटी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी इन दिस, हमने ये पता चला कि पाकिस्तानी सेना इसकी हेल्प कर रही है, तो द इंडियन आर्मी केम इनटू एक्शन अगेंस्ट दिस ऑक्यूपेशन और स्पार्क्ड ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। दिस इज नोन एज बैटल ऑफ कारगिल, इसीलिए इसको कारगिल कहा जाता है। और कारगिल जगह थी जहाँ लड़ाई हुई थी ये सी। तो द फाइटिंग कंटिन्यू द मई जून 1999 और बाय जुलाई 26, 1999 इंडिया एंड रिकैप्चर्ड मोस्ट ऑफ इट्स बेसेस। जो भी हमने थे वापस हमने 26 जुलाई को 1999 को 26 जुलाई 1999 तक हमने वापस कैप्चर कर ली। जो भी मुजाहिदीनों ने हमारे से छीने थे या ऐसा मान लो कि अधिकार कुछ आक्रमण किया था, सब हमने वापस ले लिए। ये थी कारगिल लड़ाई। फिर कारगिल लड़ाई के परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकले, द रिजल्ट्स ऑफ कारगिल वॉर। तो एक तो ये निकला कि कारगिल की लड़ाई मात्र 2-3 महीने ही चली, 2-3 महीने चली थी मात्र। इतने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अंततः इसमें भारत की जीत हुई। कारगिल लड़ाई ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, क्योंकि इसने ठीक 1 वर्ष पूर्व दोनों देश परमाणु बम बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर भी चुके थे। इसलिए हर किसी ने ध्यान दिया कि देखें कहीं परमाणु बम तो नहीं यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु का परीक्षण कर चुके। भारत भी कर चुका, अभी बताऊंगा नेक्स्ट कब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। और पाकिस्तान ने भी किया। इसलिए दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही तो हो सकता है कहीं परमाणु बम अटैक हो जाए, इसलिए सभी का ध्यान यहीं पर था। ये लड़ाई कारगिल के क्षेत्र तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद उठा। कारगिल लड़ाई के बाद पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना नियंत्रण कर लिया। ठीक है, तो कारगिल लड़ाई के बाद में पाकिस्तान की सत्ता पर कौन बैठ गया, वो बैठ गया जनरल
परवेश मुशर्रफ। मैंने कहा था हर बार मिलिट्री ही वहाँ पर सरकार बनाती है। तो कारगिल वॉर लास्टेड ओनली फॉर 2-3 months, सो लास्टेड ओनली फॉर 2-3 months, फाइनली इंडिया वॉन इट इन इट, इंडिया इसमें जीत गया। मात्र 2-3 महीने लड़ाई चली थी। द कारगिल वॉर अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज एक्चुअली ईयर बिफोर दिस बोथ कंट्रीज हैड डेमोन्स्ट्रेट देयर कैपेबिलिटी टू मेक न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उसको प्रयोग कर चुके थे। और द फाइटिंग रिमेंड कन्फाइंड टू एरिया ऑफ कारगिल, मतलब सिर्फ एक कारगिल तक सीमित रहा, बाकी कहीं पर हम लड़ाई नहीं थे, सिर्फ कारगिल जो जहाँ जगह पड़ती है वहीं पर लड़ाई हुई थी ये। और देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट द फाइट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्सी रही थी कि ये हो गया तुम्हारी ये नाकामी है, इस वजह से आज भारत जीत गया वरना हम जीत जाते, ये सब हुआ ना, तभी पाकिस्तान की सरकार गिराई, उसको तख्ता पलट हुआ और जनरल परवेश मुशर्रफ जो है वहाँ का सरकार उसने बनाई। ठीक है, ये है। फिर है ये जो लास्ट क्वेश्चन अपना इस चैप्टर का कि भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाई जाने के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने क्वेश्चन बनाया इसको, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो इसमें दो बातें हैं, एक भारत की परमाणु नीति भी इसमें आ जाएगी, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी डिस्कस इन डिटेल, मेन रीजन बिहाइंड अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी बाय इंडिया। एक तो हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में जान लेंगे और दूसरा ये भी जान लेंगे कि इस नीति के प्रमुख कारण क्या थे। तो मिक्स में क्वेश्चन हो गया, जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। बड़े ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एक ही बार में कवर हो जाएगा कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास पर बहुत अधिक बल दिया। देखा था ना कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो हमने दोनों खेमों यूएसएसआर यूएसए किसी का हेल्प नहीं करी, हम खुद का सेपरेट गुटनिरपेक्ष यानी कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उस पर विशेष फोकस रखा। और इसके अतिरिक्त भारत निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, मतलब हथियार नहीं रखने भाई। शुरू से हम रखते हैं कि निशस्त्रीकरण हम बिल्कुल इस पर सपोर्ट करते हैं कि वेपन्स वगैरह या बम वगैरह नहीं बनाने चाहिए, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण ऐसा नहीं कि बिल्कुल बनाए ही नहीं, फिर तो हर कोई अटैक कर देगा क्योंकि हम झेल चुके। 1962 की लड़ाई चाइना के खिलाफ हो चुकी, पाकिस्तान 65 के अंदर, कारगिल युद्ध 99 के अंदर, बहुत सारी झड़पें हमारी हो रही है। तो हुआ क्या, लेकिन 1962 में चीन से युद्ध में हार तथा 1965 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति पर कुछ सोचना शुरू किया कि यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, हथियार बम वगैरह होने चाहिए वरना तो कल को हर कोई अटैक कर देगा। ठीक है, इसलिए सन 1970 के दशक में भारत ने प्रथम बार अनुभव किया, ये फील किया कि अन्य राष्ट्रों की तरह उसे भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। इसीलिए हमने 1974 में, 1974 में एवं 1998 में परमाणु परीक्षण किए। 1974 में भी किया और 1998 में भी किया। समझ में आ गई। वर्तमान में भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति या ऐसा मान लो कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। अभी हमारे पास में कोई परमाणु बमों की कमी नहीं है, हर देश की तरह हमारे भी परमाणु संपन्न है। क्वेश्चन क्या याद किया आपने कि हम शुरू से ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को फॉलो करने वाले लोग हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर चलने वाले लोग हैं, हम शांतिप्रिय देश हैं हमारा, और थोड़ी अच्छी बातें लिखनी है, और हम निशस्त्रीकरण के मतलब हमेशा सपोर्ट रहे हैं कि बिल्कुल निशस्त्रीकरण मतलब वेपन्स वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब से 1962 1965 1971 की लड़ाइयाँ हुई, 1965 में इवन हमारी हार भी बहुत इसी वजह से हुई, हमारे पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, आर्मी बहुत मजबूत है लेकिन हथियार नहीं थे। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, हमारे पास में भी जो हर कंट्री के पास में है वो हमारे पास में होना चाहिए, हमारे पास में परमाणु संपन्न होना चाहिए वरना तो पार पड़ेगी नहीं। इसलिए फिर हमने 1974 और 1998 दो में परमाणु बम के परीक्षण किए और आज हम परमाणु शक्ति संपन्न देश है ना, किसी भी देश का मुकाबला हम कर सकते हैं, ये चीज़ है। तो इंडिया लेड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड इट ऑल्सो सपोर्टेड मतलब कि हम डिसआर्मामेंट का मतलब हो गया कि निशस्त्रीकरण के हम सपोर्ट रहे हैं। हाउएवर आफ्टर इट्स डिफीट इन 1962 चाइना वॉर एंड वार्स ऑफ पाकिस्तान 1965 एंड 1971 इंडिया हैड टू रीथिंक इट्स फॉरेन पॉलिसी। ड्यूरिंग द 1970 इंडिया रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा लगा कि नहीं यार, 1970 में सोचा था कि ऐसा लगा कि नहीं अब तो होना चाहिए, इट टू शुड बिकम ए न्यूक्लियर कैपेबल नेशन, ऐसा हम भी बने, न्यूक्लियर कैपेबल नेशन हम भी बने वरना पार नहीं पड़ेगी। इसलिए इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974 और 1998। टुडे इंडिया इज ए न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, भारत द्वारा क्वेश्चन क्या था कि उस अपना ही नीति के क्या क्या कारण थे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसी क्या कारण थे कि भारत की ये नीतियां, गुटनिरपेक्ष की बातें करने वाला भारत, शांति प्रिय भारत, परमाणु नीति अपनाने के पीछे क्या कारण थे। ठीक है, तो भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाए जाने के निम्नलिखित कारण हैं।
इंडियाज अडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर पॉलिसी हैज द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से? पहला, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना, ग्लोबल आइडेंटिटी एज ए सेल्फ रिलियंट नेशन, यानी कि हम इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने 1962 में चाइना जब अटैक किया था, हमने यूएस से, अमेरिका से और ब्रिटेन से मदद मांगी थी, क्योंकि हमारे पास में आधुनिक हथियार नहीं थे, परमाणु बम नहीं था, वरना धमकी देते तो वैसे ही मान जाते। तो इसलिए अब हमें आत्मनिर्भर बनना है और राष्ट्र पूरे विश्व के अंदर हमारी एक पहचान बनानी, धाक जमानी है, होना भी चाहिए, ग्लोबल आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। इसलिए एक कारण तो ये था, यानी कि विश्व में जिन देशों के पास भी परमाणु हथियार उपलब्ध हैं वे सभी आत्मनिर्भर देश माने जाते हैं कि हाँ वो तो सेल्फ डिपेंड है यार, वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बम है, ज़्यादा दादागिरी नहीं है ना। इसलिए भारत ने भी सोचा कि हमारे पास में परमाणु बम होने चाहिए। तो भारत परमाणु नीति और परमाणु हथियार बनाकर एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना चाहता है, जिससे कि उसकी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित हो। एक कारण तो ये, यानी कि कंट्रीज इन द होल वर्ल्ड दैट प्रोसेस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आर कंसिडर्ड सेल्फ रिलायंट। India wishes to become a self-reliant nation by adopting its nuclear policy and by building its nuclear weapons so that it may establish its mark at the global level। इसलिए हमने ये जो नीति अपनाई। दूसरी, शक्तिशाली राष्ट्र बनने की इच्छा भी है हमारी, हम थोड़े पावरफुल कंट्री बनना भी चाहते हैं, डिज़ायर फॉर न्यूक्लियर पावर होना चाहिए, शक्तिशाली देश भी बनना चाहते हैं। जब हमारे पास में ये बम होंगे, परमाणु बम होंगे, तो हमारे पास में एक शक्ति रहेगी, हर किसी के ऊपर अटैक कर देंगे। जैसे यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी का सोपड़ा साफ कर दिया था, तो वैसे ही हम भी धमकी दे सकते हैं। हालांकि ये गलत चीज़ बहुत है, जन धन दोनों की हानि होती है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव सभ्यता के लिए, परमाणुओं के लिए सही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो भी जाए, होना तो चाहिए ना, कम से कम छोटी मोटी झड़पें तो ना हो। तो ये भी हमारी इच्छा है कि हम शक्तिशाली राष्ट्र बने। तो विश्व में जितने भी देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं वे सभी शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए भारत भी चाहता है कि अगर मेरे पास परमाणु शक्ति तो मैं भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। इसलिए भारत भी उसी राह पर चलना चाहता है। भारत भी परमाणु नीति एवं परमाणु हथियार बनाकर विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता है, ताकि कोई भी देश उस पर बुरी नजर न डाले, ठीक है। ये चीज़ है। तो कैपेबल नेशंस आर व्यूड विथ रेस्पेक्ट बिकॉज दे पोसेस न्यूक्लियर वेपन्स एंड द टेक्नोलॉजी टू बिल्ड देम। ऑल न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस आर कंसिडर्ड पावरफुल। इंडिया टू, इसलिए इंडिया बनना चाहता है। इंडिया टू वॉन्ट्स बिकम न्यूक्लियर कैपेबल एंड बिकम पावरफुल टू डिटर अदर नेशन फ्रॉम थ्रेटनिंग इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। इसलिए हम बनना चाहते हैं। नंबर 3, शांतिपूर्ण कार्यों हेतु परमाणु हथियारों का उपयोग, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स फॉर पीसफुल यूज। कैसे? कि भारत का मत है कि उनके शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु नीति को अपनाया है। भारत ने जब अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया तो उसका शांतिपूर्ण परीक्षण, ऐसा थोड़ी है कि हमने पहली बार जब हमने परीक्षण किया था 1974 में, तो ऐसा था नहीं सीधा पाकिस्तान में गिरा भी दिया था। हमने तो हमारे देश में परीक्षण किया था। हम तो शांतिप्रिय लोग हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो देखेंगे, वरना हम आगे चल के किसी को हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हमने शांति बने रहे। इसमें शांति बने का मतलब ये है कि छोटी मोटी झड़प होगी ही नहीं। जैसे पाकिस्तान डरेगा या फिर जो भी चाइना वो भी डरेगा कि इसके पास में वो हमें गिरा देगा, ठीक है। इसलिए छोटी मोटी झड़पें होगी नहीं, इसलिए शांति बनी रहेगी। इसलिए हमें क्या, हमारा मत है ये कि इसे समझा करो आप, इसलिए नहीं बना रहे हैं। हमारा तो इसलिए है कि छोटी मोटी झड़प ना हो, शांति बनी रहे, होना चाहिए यार, हम छोड़ थोड़ी रहे हैं ये, ठीक है। तो न्यूक्लियर वेपन्स फॉर पीसफुल यूज, ठीक है। इंडिया मेंटेन्स दैट इट बिल्ड्स न्यूक्लियर वेपन फॉर पीसफुल पर्पज एंड दैट इट्स न्यूक्लियर पॉलिसी एम्फेसिस इट्स डिफेंस एंड डिटरेंस थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स। चौथा, पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये भी एक कारण है कि यार हम क्यों नहीं लाएंगे जब पाकिस्तान के पास में परमाणु हथियार है, कल को गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए नेले पे देला तो होना ही चाहिए। तो न्यूक्लियर कैपेबल नेबर्स, भारत के पड़ोसी देशों जो कि चीन है, पाकिस्तान है, इनके पास में ऑलरेडी परमाणु हथियार हैं। तो इन देशों के साथ भारत के युद्ध भी हो चुके हैं, इसलिए हमारे दुश्मन बन गए। तो कभी भी वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम भी तो करें, वरना मुकाबला होगा ही नहीं। अतः भारत को इन देशों से अपने को सुरक्षित महसूस करने के लिए परमाणु हथियार बनाना अति आवश्यक हो गया, ठीक है। इन इंडियाज नेबर कंट्री चाइना एंड पाकिस्तान पोसेस न्यूक्लियर वेपन एंड इंडिया हैड आल्सो फॉट वार्स विद देम। Thus, India felt the need to build and possess nuclear weapons in order to secure its own defense against these countries। इसलिए भी हमारे पास में हथियार होना बेहद ज़रूरी है। फिर 5वां, न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना, अचीविंग मिनिमम डिटरेंस। कैसे? कि भारत परमाणु नीति
एवं परमाणु हथियार बनाकर दूसरे देशों के आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना चाहता है। मतलब ये रहेंगे तो कम से कम हमेशा लड़ाई अगर हो भी जाएगी तो थोड़े टाइम के लिए चलेगी, ठीक है, कि अरे नहीं ज़्यादा नहीं, बस ठीक है, मामला ठीक शांत हो जाता, बढ़िया है, क्योंकि अब स्टेज आ चुकी है कि अब बम गिर सकता है। भारत ने सदैव विश्व समुदाय को यह आश्वस्त किया है कि वे कभी भी परमाणु हथियारों की प्रयोग जो है, परमाणु बम का जो प्रयोग है पहले नहीं करेगा। पहले हम नहीं करेंगे, अगर सामने वाले धमकी दे दी ना तो ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बाद आज भारत इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो इंडिया वांट्स टू अचीव मिनिमम डिटरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट अटैक बाय अदर कंट्रीज थ्रू possession of nuclear weapons and its associated technology. It has always assured that international community क्या कि it would follow no first use, बड़े शब्दों में साफ साफ ने कह दिया है no first use, हम पहल हम नहीं करेंगे, no first use policy and use its nuclear arsenal only defense and as a deterrent for other hostile nation। बस हम सिर्फ एक तरीके से कहते हैं ना कि एक ताकतवर बनने के लिए रख रहे हैं, बाकी हम पहल हम यूज़ नहीं करेंगे, पहल हम नहीं करेंगे। अगर सामने वाला करता है तो फिर तो हम भी क्या करें, ठीक है, ये बात है। फिर लास्ट छठा पॉइंट है, वो है कि परमाणु संपन्न राष्ट्रों की भेदभावपूर्ण नीति। हाँ, ये भी है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज, कि विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों ने परमाणु अप्रसार संधि एवं व्यापक परमाणु परीक्षण संधि को इस प्रकार लागू करना चाहा कि उनके हथियार कोई अन्य देश परमाणु हथियार का निर्माण न कर सके। अब देखो, हमने देखा था ना कि बाकी जैसे चाइना के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास में, यूएसए के पास में, रशिया सबके पास में, बड़ी बड़ी कंट्री है, ब्रिटेन के पास में भी है, तो फिर भारत ले रहा तो आपको दिक्कत क्या है? हमेशा से ये भेदभावपूर्ण ऐसे करते आए हैं। और अपनी जितनी भी नीतियाँ पढ़ी भी थी, परमाणु अप्रसार संधियाँ पहले पढ़ी थी ना अपने, सेकेंड या थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी, कब कब हुई थी, क्या क्या ट्रीटियाँ थी, वो सब ट्रीटी अपने पढ़ रखी है। तो भारत ने इन दोनों संधियों, कौन कौन सी संधि, एक तो परमाणु अप्रसार संधि और दूसरी व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और दूसरे नॉन न्यूक्लियर नेशंस, यानी कि और मैं ये जो जितने भी दो पॉलिसी थी इनका भारत ने हमेशा, हाँ ठीक है, कि ये भारत के ऊपर ये लागू करना चाह रहे थे कि कोई भी देश अब परमाणु बम नहीं बनाएगा और नहीं खरीदेगा। भारत ने इन दोनों संधियों को भेदभावपूर्ण मानते हुए इन पर हस्ताक्षर नहीं किया कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आप तो बिल्कुल मना कर रहे हो कि आप कभी बम ला ही नहीं सकते, जबकि हमारे पड़ोसियों के पास बम है, हमें लाना पड़ेगा, कल को हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, सामना भी तो करें हम। और ये घोषणा की कि वो अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, पहल नहीं करेंगे, रखेंगे जरूर, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में ये बात स्पष्ट की गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू एवं भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियार से मुक्त विश्व की रचना हो। एनबीटी और सीटीबीटी इनके ऊपर साइन नहीं किए, हमने सिग्नेचर नहीं किए। हमने कहा कि हाँ बिल्कुल हमारे पास परमाणु बम है और हम परीक्षण भी करेंगे, इसको चेक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम पहल नहीं करेंगे, ठीक है, पहल हम डू नॉट फर्स्ट यूज़, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भेदभाव तो मत करो कि आपके पास तो बम है, हमारे जितने भी नेबर कंट्री सबके पास बम है, तो भारत क्यों नहीं रख पाएगा। ये भेदभावपूर्ण या डिस्क्रिमिनेटरी ये नहीं चलेगी, इसलिए हमने सिग्नेचर नहीं किए और हमारे पास में आज परमाणु बम है और स्वर बिल्कुल संपन्न है। हर किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के सामना मुकाबला करे, एक बार 10 बार, एक बार क्या 10 बार क्या 100 बार सोचेगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर था भाई, ज़बरदस्त चैप्टर था और इसको एक साथ डालना ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि वरना समझ में नहीं आता। अब आपको कड़ी से कड़ी जुड़ गई, समझ में आई होगी। जो भी ये 1.5 घंटे के लगभग ये क्लास ज़रूर हुई है, लेकिन इस 1.5 घंटे को बैठ के ढंग से अगर आपने सुन लिया तो पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ आ जाएगा और सिंगल क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर नहीं जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, और सिंगल डाउट भी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। मैंने बहुत तगड़े तरीके से आपको समझा दिया है, बहुत ज़बरदस्त समझा दिया है। और अब होगा एक लाइव टेस्ट, बहुत बड़ा लाइव टेस्ट होगा जो आपका कल संडे को ही है। तो अभी आज रात को इस पूरे चैप्टर को 100% पूरी PhD करके सोना है, 100% याद करके सोना है और ज़बरदस्त तरीके से लाइव टेस्ट पूरे जोश के साथ में, जैसा कि आप रोजाना देते हो, देना है। टेलीग्राम MU सीरीज ऑफिशियल का जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उसके ऊपर आपको लिंक डाल दिया जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा कब आपका लाइव टेस्ट होना है, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर 4 कंप्लीट। ओके।